तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब हाई बटन को ऑन कर देना, जिससे आप हर पल का ज्यादा मजा ले सकेंगे। और हाँ, कमेंट करना मत भूलना। और अगर तुमने पिछले चैप्टर्स मिस कर दिए हैं तो कोई बात नहीं, चैनल पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जाकर देख लो। और अगर देख चुके हो तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एपिसोड। वीर प्रताप ने अपनी मुद्रा तुरंत संभाल ली। हालांकि तियानचेन संसार के उन 6 हवाशीन क्षेत्र के खेतीकारों से निपटना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता था, फिर भी उन्हें संसार को जीतना ही था। यहाँ के खजानों और अपनी सीमाओं को तोड़ने के अवसर के लिए एक निम्न स्तर के संसार के साधारण हवाशीन क्षेत्र के खेतीकार आखिर क्या खाक थे। फायदा तो उनके पक्ष में ही था, लेकिन ठीक उसी पल शून्य में एक और स्त्री खेतीकार प्रकट हुई, जिसके शरीर से भी हवाशीन क्षेत्र की प्रबल ऊर्जा फूट रही थी। उसे देखते ही वीर प्रताप का चेहरा पूरी तरह काला पड़ गया। ये स्त्री सुम सम्राट नहीं हो सकती। इसका मतलब सुम सम्राट अभी भी अमर नाव पर ही है। यानी तियानचेन संसार में कुल 7 हवाशीन क्षेत्र के खेतीकार हैं। ये देखकर लिएयान संसार के सारे खेतीकार स्तब्ध रह गए। कुछ तो मन ही मन पीछे हटने और लिएयान संसार लौट जाने की सोचने लगे। लोगों के प्रतिक्रिया करने से पहले ही तियानचेन संसार की अमर नाव से और कई लोग उतर आए। अचानक उन सबके शरीर से एक साथ 1 दर्जन से अधिक हवाशीन क्षेत्र की भयंकर ऊर्जाएं छूटने लगी। उन दर्जन भर हवाशीन क्षेत्र की शक्तियों को महसूस करते ही लिएयान संसार के खेतीकारों के होश उड़ गए। एक निम्न स्तर का संसार और इतने सारे हवाशीन क्षेत्र के खेतीकार, यह क्या हो रहा है। सम्राट लिये ने तो कहा था कि यहाँ सिर्फ एक ही हवाशीन क्षेत्र का खेतीकार है, सुम सम्राट। वीर प्रताप खुद भी हैरान था। उनके जासूसों ने जो खबर दी थी उसमें भी सिर्फ सुम सम्राट का ही जिक्र था। तियानचेन एक निम्न स्तर का संसार बताया गया था, फिर इतने सारे हवाशीन क्षेत्र के खेतीकार कहाँ से आ गए। उस शक्तिशाली प्राणी ने, जिसने इस संसार पर प्रतिबंध लगाए थे, आखिर कितने अद्भुत खेती संसाधन छोड़ गए होंगे। शाओ लियांगजी ने सावधानी से पूछा, सम्राट अब हम क्या करें। वीर प्रताप ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने उन हवाशीन क्षेत्र के खेतीकारों को गहरी नजर से देखा। एक झलक में ही उसे समझ आ गया कि हालांकि इनके शरीर से हवाशीन क्षेत्र जैसी ऊर्जा निकल रही है, पर असल में इनकी नींव काफी खोखली है। ये सच्चे हवाशीन क्षेत्र के खेतीकार नहीं है। वीर प्रताप की अटकल बिल्कुल सही थी। तियानचेन संसार के ज्यादातर खेतीकार वास्तव में हवाशीन क्षेत्र की अवस्था तक नहीं पहुंचे थे। वे सिर्फ शेंगहुई कवच पहने हुए थे। उसी कवच की शक्ति से वे हवाशीन क्षेत्र की ऊर्जा छोड़ पा रहे थे। इस पल वीर प्रताप को लगा कि उसने तियानचेन वालों की सारी चाल समझ ली है। उसने अपने पीछे खड़े लोगों को संदेश भेजा, तियानचेन संसार के ये हवाशीन क्षेत्र वाले असली नहीं है। ये कोई खजाना इस्तेमाल कर अपनी ऊर्जा बढ़ा रहे हैं। ये सुनते ही सब चौंक गए। फिर उन्होंने ध्यान से तियानचेन के खेतीकारों को देखा। सचमुच वीर प्रताप की बात सही लग रही थी। उनकी ऊर्जा थोड़ी अस्थिर और फड़फड़ाती सी महसूस हो रही थी। जब ये पता चला कि ये असली हवाशीन क्षेत्र वाले नहीं हैं, तो लिएयान संसार के खेतीकारों को बड़ी राहत मिली। वे तो सचमुच डर गए थे कि उन्हें 1 दर्जन से ज्यादा हवाशीन क्षेत्र के शक्तिशालियों से मुकाबला करना पड़ेगा। अब पता चला कि ये नकली हैं, नकली हवाशीन क्षेत्र। तो फिर डरने की क्या बात। अगले ही पल लिएयान संसार के मिरियड लॉस क्षेत्र के खेतीकारों ने येन झेंगे और उनके साथियों पर हमला बोल दिया। येन झेंगे और बाकी लोग बिल्कुल भी घबराए नहीं। जैसे ही उन पर हमले की तकनीकें आ रही थी, येन झेंगे ने अचानक अपने शरीर से एक भयंकर आध्यात्मिक ऊर्जा छोड़ दी। उसके अगले ही क्षण पूरे शून्य में एक विशाल और भारी दबाव फैल गया। लिएयान संसार के खेतीकारों के चेहरे फंका पड़ गए। रिटर्निंग रूइन क्षेत्र, ये तो रिटर्निंग रूइन क्षेत्र की शक्ति है। एक निम्न स्तर के संसार में रिटर्निंग रूइन क्षेत्र का शक्तिशाली खेतीकार कैसे हो सकता है। नकली है, बिल्कुल नकली। इसके पास भी कोई जादुई खजाना होगा जो ऊर्जा बढ़ाता है। हाँ, हवाशीन क्षेत्र तक ऊर्जा बढ़ा सकते हैं तो रिटर्निंग रूइन तक क्यों नहीं। हम धोखा खा रहे हैं, सब मिलकर हमला करो। येन झेंगे ने रिटर्निंग रूइन क्षेत्र की ऊर्जा छोड़ी थी, लेकिन उसने लिएयान वालों को हमला करने से नहीं रोका। वे पहले ही हमला कर चुके थे और अब रुक नहीं सकते थे, इसलिए वे खुद को समझा रहे थे कि यह भी कोई खजाना ही होगा। येन झेंगे ने उन सबको अपनी ओर आते देखा और ठंडी सांस लेकर बोला, काला ड्रैगन कानून मूर्ति। अगले ही पल उसके सिर के ऊपर एक विशाल काला अजगर लपेटकर प्रकट हो गया। लिएयान संसार के मिरियड लॉस क्षेत्र वाले खेतीकार कुछ समझ पाते उससे पहले ही उस काले अजगर ने अपने मुंह से एक अब्ट्रूसिव काला अग्नि गोला उगल दिया। पलक झपकते ही सारे हमलावर खेतीकार उस काली आग में जलकर राख हो गए। उनकी आत्माएं तक नष्ट हो गईं। ये दृश्य देखते ही लिएयान संसार के खेतीकारों की आंखें खुल गईं। अब उन्हें समझ आ गया कि यह कोई ऊर्जा बढ़ाने वाला खजाना नहीं था। ये व्यक्ति वास्तव में रिटर्निंग रूइन क्षेत्र की शक्ति रखता है। उनके सम्राट लिए भी शायद इतने सारे 84 मिलियन लॉस क्षेत्र के खेतीकारों को एक साथ नहीं मार सकते, पर यह व्यक्ति तो बिना
बिना किसी मेहनत के कर गया। अब वीर प्रताप भी पूरी तरह होश में आ गया। वे किसी लोहे के तवे पर लात मार बैठे थे। वीर प्रताप ने कहा, वरिष्ठ, हमारा कोई बुरा इरादा नहीं था, हमें सिर्फ ये पता चला कि तियानचेन संसार में जीवन है, इसलिए थोड़ा अन्वेषण करने आए थे। ये सुनकर यिन झेंगे सिर्फ ठंडी मुस्कान बिखेर कर चुप रहा। वीर प्रताप ने फिर कहा, वरिष्ठ, हम अभी लौट जाते हैं। उसके मन में ख्याल आया कि तियानचेन संसार सचमुच दूसरे शक्तिशाली बलों द्वारा खोज लिया गया है और सुम सम्राट शायद उन्हीं के साथ जुड़ गया है। खजाने कितने भी लुभावने हो, अपनी जान से बढ़कर कुछ नहीं। जैसे ही वीर प्रताप भागने की तैयारी कर रहा था, अचानक उस चमकदार अमर नाव से एक युवक सफेद सुनहरे ड्रैगन वस्त्र पहने बाहर निकल आया। शाओ लियांगजी ने तुरंत चेतावनी दी, सम्राट, वह सुम सम्राट है। ये सुनकर वीर प्रताप की भौहें फिर से सिकुड़ गईं। अब बात करने का कोई फायदा नहीं था। सुम सम्राट तो रिटर्निंग रूइन क्षेत्र के शक्तिशाली संरक्षक के साथ जुड़ चुका है। अब तियानचेन संसार से मुकाबला करना नामुमकिन था। उसी पल लू चेन ने वीर प्रताप की ओर देखा। उसके मन में एक ठंडी हंसी गूंजी। नाम, वीर प्रताप। पहचान, लिययान राजवंश का सम्राट, लिययान संसार से। खेती अवस्था, नासेंट सोल क्षेत्र 8वां तल। निष्ठा -35। वीर प्रताप की निष्ठा देखकर लू चेन ने मन ही मन उसे अपनी हत्या की सूची में डाल दिया। तभी यिन झेंगे ने लू चेन से सम्मान पूर्वक कहा, सम्राट, इन लोगों से कैसे निपटे? रिटर्निंग रूइन क्षेत्र के उस शक्तिशाली व्यक्ति को लू चेन के प्रति इतना सम्मान दिखाते देख सबके होश उड़ गए। सब सोच रहे थे कि सुम सम्राट किसी बड़े बल या उच्च स्तर के खेती संसार से जुड़ गया होगा, लेकिन बात कुछ और ही निकली। उसी समय सम्राट लिए बोला, सुम सम्राट ने तो गहरी छिपन कर रखी है, इतना शक्तिशाली संरक्षक साथ में रखा है। लू चेन मुस्कुराते हुए बोला, सम्राट लिए ऐसा बोल रहे हैं जैसे मुझे अच्छी तरह जानते हो। बिना तियानचेन संसार की असली ताकत जाने उस पर हमला कर देना। सचमुच आवेग में आ गए थे आप। कभी कभी आवेग बहुत भारी पड़ जाता है। पता नहीं सम्राट लिए इसके लिए तैयार हैं या नहीं। वीर प्रताप का चेहरा और भी काला पड़ गया। उसने पूछा, सुम सम्राट, आप क्या करना चाहते हैं? वीर प्रताप के मन में भले ही आग लगी हुई थी, पर रिटर्निंग रूइन क्षेत्र के शक्तिशाली व्यक्ति के सामने और लू चेन के पास ज्यादा हवाशीन क्षेत्र के खेतीकारों को देखकर उसे फिलहाल झुकना ही पड़ा। फिर भी उसके दिल में कोई इरादा नहीं था कि मामला यहीं दब जाए। सच तो ये था कि वह अकेला रिटर्निंग रूइन क्षेत्र वाले से भिड़ नहीं सकता था, लेकिन उसके पास एक रास्ता था। वह चाओटिक स्टार सी से निकलकर किसी उच्च स्तर के खेती संसार या साम्राज्य की शरण में जा सकता था। दो पूरे संसारों पर प्रतिबंध लगाना और उन्हें छिपा लेना, ये काम सिर्फ संतों का नहीं, महान सम्राटों का भी होता है। उसे यकीन था कि कई बड़े बल संतों और महान सम्राटों की समाधियों में रुचि दिखाएंगे। जब लू चेन कुछ बोलने ही वाला था, तभी उसे नजर आया कि वीर प्रताप की निष्ठा अचानक -100 तक गिर गई है। लू चेन की भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। अगर कोई सिस्टम द्वारा बुलाया हुआ नहीं होता तो निष्ठा का मतलब होता पसंदगी। वीर प्रताप की उसके प्रति पसंदगी बेहद कम थी। नकारात्मक निष्ठा दरअसल नफरत का माप थी। जितनी ज्यादा नकारात्मक, उतनी गहरी नफरत। एक बार वीर प्रताप यहाँ से लौट गया तो वह कभी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेगा। ऐसे व्यक्ति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लू चेन को चुप देखकर वीर प्रताप ने फिर कहा, अगर सुम सम्राट को कुछ चाहिए तो सीधे बता दे, मैं माफी मांगने को तैयार हूँ। एक कदम पीछे हटना, आगे अनंत भविष्य पा लेना है। अभी तो बस इस खतरनाक जगह से निकलना जरूरी था, फिर किसी उच्च स्तर के संसार की शरण में जाना। तभी लू चेन ने पूछा, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। तियानचेन संसार तो एक निम्न स्तर का संसार है, संसाधनों की कमी है, आध्यात्मिक ऊर्जा भी बेहद कम है। एक मध्य स्तर के संसार को इसका क्या फायदा? फिर तुम लोग यहाँ हमला करने क्यों आए? ये सुनकर वीर प्रताप ने तुरंत जवाब दिया, चाओटिक स्टार सी एक मृत्यु क्षेत्र है, यहाँ जीवन वाले संसार बहुत कम है, इसलिए तियानचेन भले ही निम्न स्तर का हो, लिययान राजवंश के लिए फिर भी उपयोगी है। वीर प्रताप ने अपनी असली मंशा नहीं बताई। हालांकि जीवन वाले संसार लिययान राजवंश के लिए महत्वपूर्ण थे, पर वीर प्रताप और उसके साथियों को असल में खजानों की संभावना ने ही यहाँ खींचा था। लू चेन मुस्कुराते हुए बोला, क्या सचमुच यही बात है? न पहले आए न बाद में, अचानक इतनी रुचि क्यों जागी? लू चेन की बात सुनकर वीर प्रताप को अचानक कुछ याद आ गया। उसने हाथ उठाया। अगले ही पल दूर से एक व्यक्ति उड़ता हुआ उसके हाथ की ओर आ गया। गोंडे लियांगपेन का चेहरा तुरंत फंका पड़ गया। वह सोच रहा था कि वीर प्रताप की मदद से तियानचेन संसार को मिटा देगा, लेकिन जैसे ही वीर प्रताप और उसके लोग यहाँ पहुँचे, वे खुद रुक गए। वीर प्रताप ने गोंडे लियांगपेन का गला पकड़ लिया और लू चेन से कहा, सुम सम्राट, ये सारा उपद्रव इसी
आदमी की उकसावे और शरारत से हुआ है। ये पूरा षड्यंत्र इसी का है। मैं इसे आपके हवाले करता हूँ, आप जैसा चाहें वैसा सजा दें। गोंडे लियानपेन छटपटाने लगा और चीखते हुए बोला, मैं तियानजी मंडप का सदस्य हूँ, तुम मुझे नहीं मार सकते। जो भी तियानजी मंडप से टकराएगा उसका अंत भयानक होगा। वीर प्रताप ने उसकी एक न सुनते हुए उसे लू चेन की ओर फेंक दिया। जैसे ही गोंडे लियानपेन लू चेन के करीब आता देखा, उसके मन में दहशत फैल गई और वह भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन ठीक उसी पल लू चेन के शरीर से एक भव्य और अपार आध्यात्मिक शक्ति फूट पड़ी। पल भर में पूरे शून्य में अमरनाथ समेत सबको एक अदृश्य दबाव ने घेर लिया। उस दबाव को महसूस करते ही वीर प्रताप का चेहरा पीला पड़ गया। रिटर्निंग रूइन क्षेत्र। सुम सम्राट खुद भी रिटर्निंग रूइन क्षेत्र का खेतीकार है। ये कैसे संभव है? जासूसी करने वाले लोग इतने अयोग्य कैसे हो सकते हैं? ये बात भी उनकी नजर से छूट गई कि सुम सम्राट रिटर्निंग रूइन क्षेत्र का है। अभी थोड़ी देर पहले वीर प्रताप और उसके लोग सोच रहे थे कि लू चेन किसी महान बल के साथ जुड़ गया है, लेकिन अब लग रहा था कि सुम सम्राट खुद ही उस महान बल का सदस्य है। जैसे ही गोंडे लियानपेन लू चेन की ओर उड़ रहा था, लू चेन ने तलवार खींची और एक जोरदार वार किया। तलवार की किरण में विनाश की शक्ति भरी हुई थी। अगले ही क्षण गोंडे लियानपेन का पूरा शरीर खून की धुंध बनकर उड़ गया। गोंडे लियानपेन से निपटने के बाद लू चेन की नजर फिर वीर प्रताप पर पड़ी। इस समय वीर प्रताप के मन में असमंजस की लहर दौड़ गई। अभी उसके पास दो रिटर्निंग रूइन क्षेत्र वाले शक्तिशालियों से मुकाबला करने की ताकत नहीं थी। वीर प्रताप ने तुरंत कहा, चूंकि सुम सम्राट ने उपद्रव का असली सूत्रधार संभाल लिया है, इसलिए मैं आपका और समय नहीं लेता। ये कहकर उसने मुड़कर अपने लोगों को आदेश दिया, चलो हम चलते हैं। वीर प्रताप को भागते देख लू चेन ने ठंडे स्वर में कहा, सम्राट लिए, आज तो लगता है आपको यहीं ठहरना पड़ेगा। मुझे भी आपकी तरह ही ख्याल आ रहा है। आप तियानचेन संसार को हथियाना चाहते थे और मैं लिएयान संसार को चाहता हूँ। पता नहीं सम्राट लिएयान संसार मुझे सौंपने को तैयार है या नहीं। ये सुनते ही वीर प्रताप और लिएयान राजवंश के सारे खेतीकारों के चेहरे सफेद पड़ गए। लगता था वे धोखा खा गए हैं। निश्चित रूप से सुम सम्राट ने उन्हें जानबूझकर यहाँ ललकारा था, फिर मौका मिलते ही सबको खत्म करने का इरादा रखा था। लिएयान संसार एक मध्य स्तर का संसार था। अगर लड़ाई वहाँ होती तो ये हवाशिन और मिरियड लॉस क्षेत्र वाले खेतीकार कुछ बड़े ढांचों की मदद से रिटर्निंग रूइन क्षेत्र वालों से टक्कर ले सकते थे, पर यहाँ शून्य में हवाशिन क्षेत्र से ऊपर के खेतीकार बिना स्वर्गीय नियमों के दबाव के अपनी पूरी शक्ति दिखा सकते थे। सबसे बड़ी बात, ये वीर प्रताप का अपना मैदान नहीं था। लिएयान संसार में लगाए गए उनके ढांचे यहाँ बेकार थे। अब सिर्फ मुट्ठी भर हवाशिन क्षेत्र वाले खेतीकारों के साथ दो रिटर्निंग रूइन क्षेत्र वालों का सामना करना पागलों का सपना था। फिर भी ये जानते हुए भी कि वे शायद हार जाएंगे, वीर प्रताप ने ठंडे स्वर में कहा, सुम सम्राट की महत्वाकांक्षा तो कम नहीं है। अगर लिएयान संसार चाहिए तो खुद आकर ले लो। ये कहते हुए उसके शरीर से एक प्रचंड ऊर्जा फूट पड़ी और उसके सिर के ऊपर एक विशाल सुनहरी मूर्ति प्रकट हो गई। वीर प्रताप के हमला बोलते ही उसके पास खड़े हवाशिन क्षेत्र के खेतीकारों ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन उन्होंने तुरंत हमला नहीं किया। उन्हें अच्छी तरह पता था कि दो रिटर्निंग रूइन क्षेत्र वाले शक्तिशालियों से उनका मुकाबला नहीं हो सकता। अगर वे किसी उच्च स्तर के खेती संसार से होते, जहां संसाधन और शक्तिशाली आध्यात्मिक अस्त्र शस्त्र प्रचुर मात्रा में होते, तो शायद कोई मौका होता। लेकिन वे तो सिर्फ चाओटिक स्टार सी के खेतीकार थे, एक मृत्यु क्षेत्र जहां न बड़ी शक्ति है न शक्तिशाली अस्त्र। ऐसे में रिटर्निंग रूइन क्षेत्र वालों से कैसे लड़ते? फिर भी लिएयान संसार के साथ इस तरह गद्दारी करना उनके मन में तूफान पैदा कर रहा था। अगर वे साफ साफ गद्दार बन गए तो क्या पता वीर प्रताप अपना दिव्य ज्ञान संदेश भेजकर लिएयान संसार में मौजूद युवराज को बता दे। अगर राजपरिवार ने कार्रवाई की तो उनके वंशजों का सफाया हो जाना तय था। जब उसके पास वाले हवाशिन क्षेत्र के खेतीकारों ने कोई हरकत नहीं की तो शाओ लियांगजी ने उन्हें चेतावनी दी, सज्जनों, क्या आप यूं ही तमाशा देखते रहेंगे? आपके वंशजों का भविष्य लिएयान संसार में दांव पर लगा है। अगर सुम सम्राट ने लिएयान संसार पर कब्जा कर लिया तो आपके बच्चों नाती पोतों का क्या होगा? ये सुनते ही उन चारों हवाशिन क्षेत्र वाले खेतीकारों के चेहरे काले पड़ गए। शाओ लियांगजी की बात साफ धमकी थी। ऊपर से तो वह कह रहा था कि सुम सम्राट उनके वंशजों को जीने नहीं देगा, लेकिन असल में चेतावनी ये थी, अगर इस पल वे गद्दारी करेंगे तो लिएयान राजवंश उनके सारे वंशजों का तुरंत सफाया कर देगा। शाओ लियांगजी की धमकी के आगे लिएयान संसार के बाकी चार हवाशिन क्षेत्र वाले खेतीकारों के पास कोई चारा नहीं बचा। उन्हें भी अपना कानून रूप प्रकट करना पड़ा। इस पल वीर प्रताप मन ही मन सोच रहा था, रिटर्निंग रूइन क्षेत्र की शक्ति भले ही भयंकर हो, पर सम्राटनी शिया और उनके संरक्षक की ऊर्जा अस्थिर लग रही है। इसका मतलब है कि अगर वे रिटर्निंग रूइन क्षेत्र तक पहुंचे भी हैं, तो या तो हाल ही में टूटा होगा या फिर उन्हें गहरी चोट लगी है और अभी तक ठीक नहीं हुए हैं। अगर उसके 5 हवाशिन क्षेत्र वाले साथी उसे थोड़ी देर के लिए रोके रखें और पहले प्राप्त किए गए उन 2 पृथ्वी श्रेणी के खजानों की मदद ली जाए, तो
शायद वह भाग निकलने में सफल हो जाए। एक बार बच निकलने के बाद वह किसी उच्च स्तर के संसार के महान बल की शरण में चला जाएगा और तियानचेन संसार के खजानों की खबर उन्हें बता देगा। जब तक वह जिंदा है, लियायान राजवंश फिर से उसका हो जाएगा। उसके वंशजों का क्या होगा, इसकी उसे कोई चिंता नहीं थी। जब तक वह खुद जिंदा है, राजवंश तो बना रहेगा। वंशज मरे तो मरे, नई संतान पैदा कर लेगा। उसके लिए सबसे बड़ी बात अपनी जान बचाना थी। इसके लिए कुछ भी बलिदान कर सकता था। वीर प्रताप और उसके साथियों को मौत से लड़ने को तैयार देख यिन झेंगे ने तुरंत लू चेन से कहा, सम्राट, मुझे इन सबको नष्ट करने दीजिए। लू चेन ने ठंडे स्वर में सिर्फ एक शब्द कहा, अच्छा। लू चेन की आज्ञा पाते ही यिन झेंगे ने एक पल भी नहीं सोचा। फिर से उसने काला ड्रैगन कानून रूप बुला लिया। जैसे ही काला ड्रैगन प्रकट हुआ, आसपास के शून्य में खड़े खेतीकारों को भारी दबाव महसूस होने लगा। अगले ही क्षण काला ड्रैगन यिन झेंगे के ऊपर से निकलकर सीधा वीर प्रताप और उसके साथियों की ओर लपका। ये देख वीर प्रताप कुछ बोल पाता उससे पहले शाओ लियांगजी चीख उठा, सब मिलकर हमला करो। उसकी आवाज खत्म होते ही सबने अपना अपना कानून रूप शक्ति छोड़ दी। लेकिन जब काला ड्रैगन उनके कानून रूपों से टकराया तो पलक झपकते ही सबके रूप टूटकर बिखर गए। उन मुट्ठी भर हवाशेन क्षेत्र वाले खेतीकारों के मुंह से ताजा खून की उल्टी हो गई। उनके चेहरों पर आतंक छा गया। क्या यही रिटर्निंग रूइन क्षेत्र की असली ताकत है? वे एक पल भी इसका सामना नहीं कर पाए। अब क्या करें? क्या सब यही मरने वाले हैं? काला ड्रैगन और करीब आता देख वीर प्रताप ने अचानक अपनी जगह वाली अंगूठी से एक छोटी सी पगोडा निकाली। वह पगोडा पल भर में विशाल रूप धारण कर गई। जब काला ड्रैगन उस पगोडा की नोक से टकराया तो आगे बढ़ने में असमर्थ हो गया। ये देख वीर प्रताप के पास वाले हवाशेन क्षेत्र वाले खेतीकारों के चेहरे पर खुशी छा गई। उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि सम्राट लिए के पास ऐसा खजाना होगा। एक पगोडा रिटर्निंग रूइन क्षेत्र वाले के हमले को रोक सकती है। यिन झेंगे ने देखा कि उसका हमला रोक लिया गया है तो उसकी भौहें सिकुड़ गईं। फिर उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति एकत्र की और काले ड्रैगन को फिर से उकसाया। ड्रैगन ने सिर ऊपर उठाकर वीर प्रताप के सामने वाली सुनहरी पगोडा पर काला अग्नि का एक लंबा श्वास फेंका। फिर भी वीर प्रताप को कोई चोट नहीं लगी। लू चेन ने वीर प्रताप के सिर के ऊपर वाली सुनहरी पगोडा को ध्यान से देखा और मन ही मन पूछा, सिस्टम, वह पगोडा किस श्रेणी की है? वास्तव में लू चेन ने लगभग अंदाजा लगा लिया था, पर पूरी तरह निश्चित नहीं था। तभी सिस्टम ने जवाब दिया, छद्म स्वर्ग श्रेणी आध्यात्मिक यंत्र। यह है। लू चेन ने सोचा था कि यह उच्च पृथ्वी श्रेणी का आध्यात्मिक यंत्र होगा, पर छद्म स्वर्ग श्रेणी जैसी चीज भी होती है। सिस्टम ने आगे बताया, छद्म स्वर्ग श्रेणी आध्यात्मिक यंत्र निचली स्वर्ग श्रेणी की शक्ति के बहुत करीब होता है, पर असली स्वर्ग श्रेणी के हथियार जितना मजबूत नहीं होता। लू चेन ने मन में सोचा, उसे याद दिलाने की जरूरत नहीं थी। नाम में छद्म लगा हो तो असली चीज से कम ही होगा, पर फिर भी एक मध्य स्तर के खेती संसार में छद्म स्वर्ग श्रेणी का आध्यात्मिक यंत्र मिलना। क्या उच्च स्तर के खेती संसारों में स्वर्ग श्रेणी के हथियार आम हो गए हैं? एक छद्म स्वर्ग श्रेणी यंत्र रिटर्निंग रूइन क्षेत्र वाले के कानून रूप को रोक सकता है, तो अगर असली स्वर्ग श्रेणी का हथियार किसी हवाशेन क्षेत्र वाले के हाथ में हो तो उसे हराना सचमुच मुश्किल हो जाएगा। लू चेन ने ज्यादा सोचा नहीं, उसने सीधे देवधाती तलवार निकाल ली और यिन झेंगे से कहा, पीछे हट जाओ। ये सुन यिन झेंगे स्तब्ध रह गया। लू चेन के सामने शेंगहुई कवच पहनकर भी वह एक हवाशेन क्षेत्र वाले को नहीं मार पाया था। उसे लगा वह बिल्कुल बेकार है। उसने जल्दी से कहा, सम्राट, यह मेरी अक्षमता है। लू चेन ने ठंडे स्वर में कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। वह छद्म स्वर्ग श्रेणी का आध्यात्मिक यंत्र है, उसे इतनी आसानी से नहीं रोका जा सकता। ये कहते ही लू चेन शून्य में कदम बढ़ाता हुआ वीर प्रताप और उसके साथियों की ओर बढ़ने लगा। लू चेन को आते देख वीर प्रताप के होठों पर ठंडी मुस्कान आ गई। अगर सम्राटनी शिया का संरक्षक भी उसे चोट नहीं पहुंचा सका तो सम्राटनी शिया खुद क्या बिगाड़ लेगी। लगता था भाग निकलना इतना मुश्किल नहीं होगा। ये सोचकर वीर प्रताप ने पर्वत हिला देने वाली पगोडा को फिर से उकसाया। दबाओ दबाओ शब्द उसके मुंह से निकलते ही पर्वत हिला देने वाली पगोडा से एक भयंकर दबाव छूटा। वीर प्रताप के पास खड़े लोग उस दबाव को सहन न कर सके और एक एक करके खून थूकने लगे। लेकिन सबको हैरानी हुई जब पर्वत हिला देने वाली पगोडा का सम्राटनी शिया पर कोई असर नहीं हुआ। वह बिना रुके उनकी ओर बढ़ती जा रही थी। सम्राटनी शिया शेंगहुई कवच पहने थी और उसके शरीर के अंदर मूल शक्ति का संरक्षण था। ऐसे दबाव उसके लिए कुछ भी नहीं थे। उसी पल लू चेन ने हाथ में देवघाती तलवार ऊंची की। उस तलवार को देख शाओ लियांगजी घबरा गया। उसका क्लोन तो इसी तलवार से मारा गया था। शाओ लियांगजी ने तुरंत चेतावनी दी, सम्राट सावधान। शाओ लियांगजी की बात पूरी होने से पहले ही लू चेन ने लंबी तलवार घुमा दी। बर्फ 8 स्तर की तलवार। 8 ठंडी चमकदार किरणें सुनहरी पगोडा को पार कर गईं। अगले ही क्षण वह विशाल सुनहरी पगोडा कई बड़े बड़े टुकड़ों में कटकर बिखर गई। ये दृश्य देख वीर प्रताप पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसके हाथ में पृथ्वी श्रेणी का सर्वोत्तम आध्यात्मिक यंत्र था। कुछ लोग तो इसे छद्म स्वर्ग श्रेणी तक कहते थे। अभी थोड़ी देर पहले इसने रिटर्निंग रूइन क्षेत्र
क्षेत्र वाले के कानून रूप को रोका था और अब एक ही तलवार के वार में कटकर टुकड़े टुकड़े हो गया। ये कैसे संभव है? सम्राटनी शिया इतनी शक्तिशाली है? नहीं, असल शक्ति तो सम्राटनी शिया के हाथ वाली तलवार में है। वह तलवार निश्चित रूप से स्वर्ग श्रेणी की आत्मा तलवार है। इस बार वीर प्रताप की रूह कांप उठी। सम्राटनी शिया खुद रिटर्निंग रूइन क्षेत्र की है और अब उसके हाथ में स्वर्ग श्रेणी का हथियार है। उसके सामने वह कैसे टिक सकता है? नहीं, अब लड़ने का कोई मतलब नहीं। जितनी जल्दी हो सके भाग निकलना चाहिए। उसी पल उसने मुड़कर भागने की कोशिश की। उसका इरादा था कि शाओ लियांगजी और बाकी लोग उसे समय दिलाएं, जबकि वह अकेला बच निकले। लेकिन अगले ही क्षण एक आत्मा तलवार सीधे वीर प्रताप की छाती में घुस गई। वीर प्रताप अविश्वास भरी नजरों से सामने वाले व्यक्ति को देखने लगा। शाओ लियांगजी, तुम? आखिर वीर प्रताप हवाशिन क्षेत्र का खेतीकार था। एक तलवार का वार उसे मार नहीं सकता था। उसने खुद को संभाला और शाओ लियांगजी को एक जोरदार थप्पड़ मारकर पीछे उड़ा दिया। ये देख लू चेन हंस पड़ा और बोला, क्या शानदार दृश्य है, कुत्ता कुत्ते को खा रहा है। दूर से शाओ लियांगजी बोला, सम्राटनी शिया, ये सब वीर प्रताप की योजना थी। हम सब मजबूरन उसके साथ तियानचेन संसार आए थे। हम आपकी निष्ठा स्वीकार करने को तैयार हैं। वीर प्रताप जोर से हंसा और बोला, शाओ लियांगजी, मैं तुम्हें भाई समझता था और तुम इस वक्त मुझे धोखा दे रहे हो। शाओ लियांगजी ने जवाब दिया, आपके पास क्लोन है, मेरे पास अब नहीं बचा। मैं यहाँ मर नहीं सकता। हवाशिन क्षेत्र के खेतीकारों के पास आमतौर पर क्लोन होते हैं। शाओ लियांगजी का क्लोन पहले ही लू चेन के हाथों मारा जा चुका था। अगर अब वह मर गया तो सचमुच खत्म हो जाएगा। पर वीर प्रताप अलग था। अगर वीर प्रताप मर भी जाए तो सिर्फ उसका एक क्लोन मरेगा। वीर प्रताप ठंडी हंसी हंसा। जो आकृति यहाँ खड़ी थी वह वास्तव में उसका सिर्फ एक क्लोन था, पर उसका ये क्लोन साधारण क्लोनों जैसा नहीं था। उसने मुख्य शरीर और गौण शरीर का भेद मिटा दिया था। उसने एक विशेष आत्मा विभाजन विधि अपनाई थी, जिसमें उसने अपनी आत्मा को सिर्फ दो भागों में बांटकर एक नया शरीर तैयार किया था। अगर यह क्लोन मर गया तो वह खुद बहुत कमजोर हो जाएगा और गहरी चोट खा जाएगा। वीर प्रताप ने गरज कर कहा, तुम सोचते हो कि अपनी शक्ति से मुझे मार लोगे? कितनी हास्यास्पद बात है। हालांकि वह रिटर्निंग रूइन क्षेत्र वाले खेतीकार को सचमुच नहीं हरा सकता था, खासकर जब सुम सम्राट के पास स्वर्ग श्रेणी की आत्मा तलवार हो। फिर भी कुछ हवाशिन क्षेत्र वाले खेतीकारों से निपटना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। जिंदगी में उसे सबसे ज्यादा नफरत उन लोगों से थी जो उसे धोखा देते थे। भले ही यह क्लोन नष्ट हो जाए, पर वह गद्दार शाओ लियांगजी को जरूर मार डालेगा। तभी वीर प्रताप ने अचानक एक जेड स्वर्ण मुहर जैसा यंत्र निकाल लिया, जेड गोल्ड सील। अगले ही पल वह यंत्र भयंकर रूप से बड़ा हो गया और सीधा शाओ लियांगजी की ओर लुढ़कता चला गया। ये दृश्य देख शाओ लियांगजी के होश उड़ गए। यह क्या हो रहा है? वीर प्रताप तो अभी उससे गंभीर रूप से घायल हुआ था, फिर भी वह जेड गोल्ड सील को सक्रिय कैसे कर पा रहा है? वे शून्य में थे जहाँ कोई जमीन नहीं थी। सिद्धांत रूप से शाओ लियांगजी नीचे की ओर भाग सकता था, लेकिन ठीक उसी पल उसके शरीर पर जैसे कोई अदृश्य बंधन पड़ गया। वह पूरी तरह जकड़ गया। जब वह विशाल स्वर्ण मुहर और करीब आ गई तो शाओ लियांगजी ने हताश नजरों से लू चेन की ओर देखा और चीख उठा, सुम सम्राट, मुझे बचा लीजिए। पर लू चेन ने कोई हरकत नहीं की। शाओ लियांगजी के सिर के ऊपर उसने देख लिया था कि उसकी निष्ठा नकारात्मक है। आखिर शाओ लियांगजी ने अपना एक क्लोन खुद मार डाला था। ऐसे व्यक्ति के मन में लू चेन के लिए प्यार कैसे हो सकता था? भविष्य में ये भी गद्दारी कर सकता था। इसलिए बेहतर था कि वीर प्रताप ही इसे मार डाले। लू चेन को बूढ़ांग देख वीर प्रताप जोर से हंस पड़ा। शाओ लियांगजी, तुम्हें यह उम्मीद नहीं थी ना? नया स्वामी चुनने चले थे, लेकिन अफसोस, नया स्वामी तुम्हारी परवाह भी नहीं करता। ये कहते हुए वीर प्रताप गर्जा, मर जा। अगले ही क्षण जेड गोल्ड सील शून्य से नीचे की ओर टूटती हुई शाओ लियांगजी पर गिर पड़ी। शाओ लियांगजी ने तुरंत अपनी दिव्य आत्मा को जलाकर उस मुहर को रोकने की कोशिश की, लेकिन हाल ही में एक विभाजित आत्मा खोने के कारण उसकी शक्ति बहुत कम हो चुकी थी। वह वीर प्रताप के पूरे बल वाले प्रहार को सहन नहीं कर सका। जेड गोल्ड सील ने उसकी रक्षा करने वाली आध्यात्मिक शक्ति की ढाल को चकनाचूर कर दिया और सीधे शाओ लियांगजी के शरीर पर आ गिरा। शाओ लियांगजी के पैरों के नीचे जैसे कोई जमीन बन गई हो जो उसे भागने से रोक रही थी। जल्दी ही शाओ लियांगजी उस स्वर्ण मुहर के नीचे कुचलकर लहूलुहान हो गया। पर हवाशिन क्षेत्र का खेतीकार इतनी आसानी से नहीं मरता। भले ही शरीर नष्ट हो जाए, दिव्य आत्मा फिर भी बची रह सकती है। जब तक आत्मा नहीं मरती, सच्ची मृत्यु नहीं मानी जाती। शरीर के कुचलते ही शाओ लियांगजी की दिव्य आत्मा तुरंत दूर भागने लगी। शाओ लियांगजी को भागते देख वीर प्रताप ने फिर से जेड गोल्ड सील सक्रिय कर दी। तुरंत एक विशाल सील अक्षर उड़कर निकला और शाओ लियांगजी की दिव्य आत्मा को भी चकनाचूर कर दिया। शाओ लियांगजी को समाप्त करते ही वीर प्रताप के मुंह से फिर खून की उल्टी हो गई। बाकी हवाशिन क्षेत्र वाले खेतीकार एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। अगर वे इस समय वीर प्रताप से गद्दारी कर दें तो उन्हें भी शाओ लियांगजी जैसा ही अंजाम भुगतना पड़ सकता है।
साथ ही उनके वंशजों का भी संहार हो सकता है। लेकिन अगर वे इस समय भी वीर प्रताप के साथ डटे रहें तो वीर प्रताप की सांसें अब अंतिम थी। उसका गिरना बस समय की बात थी। एक बार हार जाने पर सुम सम्राट उनके वंशजों को भी मार डाल सकता था। तभी उन्होंने एक बार फिर एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने पहले ही दिव्य ज्ञान संदेश से अपने वंशजों को इस अप्रत्याशित घटना की सूचना दे दी थी और उन्हें सलाह दी थी कि लियान राजवंश से सावधान रहें और जितनी जल्दी हो सके छिपने का ठिकाना ढूंढ ले। पता नहीं अब समय बचा भी है या नहीं। उसी पल वीर प्रताप ने फिर से खून की उल्टी की, फिर दूर खड़े लू चेन की ओर देखकर बोला, भले ही मुझे मरना पड़े पर मैं तुम्हें आसानी से नहीं जाने दूंगा। ये कहते हुए उसने फिर जेड गोल्ड सील को सक्रिय कर दिया। लू चेन ने उस विशाल मोहर को एक नजर देखा और फिर से सिस्टम से पूछा कि यह किस प्रकार का आध्यात्मिक यंत्र है। सिस्टम ने जवाब दिया, ये खेतीकार के जीवन रक्त से पोषित जीवन बंध आध्यात्मिक यंत्र है जिसकी शक्ति पृथ्वी श्रेणी के आध्यात्मिक यंत्र जितनी है। लू चेन ने मन में सोचा, चूंकि यह सिर्फ पृथ्वी श्रेणी का यंत्र है तो शायद मेरी तलवार का एक वार भी नहीं रोक पाएगा। अब इसे खत्म कर देना चाहिए। तुरंत लू चेन ने अपने शरीर भर में आध्यात्मिक शक्ति घुमाई, देवघाती तलवार को सक्रिय किया। अगले ही पल उसके पीछे कई विशाल सूर्य के आकार प्रकट हो गए, तारों को बदलने वाली 1000 तलवारों की विधि। फिर अनगिनत सुनहरी विशाल तलवारें वीर प्रताप की ओर झपकी। वीर प्रताप ने जल्दी से जेड गोल्ड सील को उकसाया और उससे हमला रोकने की कोशिश की, पर जैसे ही वे सुनहरी तलवारें जेड गोल्ड सील से टकराईं, वे उसे भेद कर निकल गईं। मोहर हजारों टुकड़ों में बिखर गई और उसी पल वीर प्रताप उन सुनहरी तलवारों से छेद दिया गया। उसकी दिव्य आत्मा तक नष्ट हो गई। ये भयंकर दृश्य देख बचे हुए 4 हवाशीन क्षेत्र वाले खेतीकार शून्य में पूरी तरह जड़ हो गए। कितनी भयानक शक्ति! पृथ्वी श्रेणी के आध्यात्मिक यंत्र का सहारा लेकर भी वीर प्रताप उनके सामने टिक नहीं सका। अगर वे वीर प्रताप से भी नहीं लड़ सकते तो सुम सम्राट का सामना कैसे करें? वे कुछ देर और एक दूसरे को देखते रहे। अब उनके सामने मुश्किल राह थी। अगर वे समर्पण नहीं करते तो निश्चित मृत्यु, और अगर समर्पण कर भी दें तो लौटने तक शायद उनके वंशजों का सफाया हो चुका होगा। लू चेन ने उन हवाशीन क्षेत्र वाले खेतीकारों के सिर के ऊपर निष्ठा देखी। उनकी निष्ठा अब 70 तक पहुंच चुकी थी। साफ था कि उनकी लड़ने की इच्छा पूरी तरह खत्म हो गई है। लू चेन ने शांत स्वर में कहा, मैं हत्याओं का शौकीन नहीं हूँ। तुम्हें जीने का एक मौका दे सकता हूँ, बशर्ते तुम समर्पण करने को तैयार हो। मैं तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को बख्श दूंगा। वे समझ गए कि अगर सुम सम्राट उन्हें मारना चाहे तो यह उसके लिए बच्चों का खेल है, लेकिन अगर वे सचमुच समर्पण कर दें तो उनके वंशजों पर अचानक आफत आ सकती है। जब वे यही सोच रहे थे, लू चेन ने हल्के से कहा, अगर तुम जल्दी समर्पण कर दो तो शायद लियान संसार पहुंचने में सम्राट लिये के क्लोन से पहले पहुंच सको और अपने अपने परिवारों को बचा सको। ये सुनते ही सब चौंक गए। फिर उन्होंने एक साथ जवाब दिया, हम द एक्सिया राजवंश को समर्पण करने को तैयार हैं। इस जन्म में कभी गद्दारी नहीं करेंगे। ये सुन लू चेन ने तुरंत कहा, तुम्हारी अमर नावें बहुत धीमी हैं। द एक्सिया की अमर नाव पर आ जाओ। लू चेन की बात सुनकर वे और सोचे नहीं। लियान संसार के ज्यादातर खेतीकार तियानचेन संसार की अमर नाव पर सवार हो गए। येन झेंगे द्वारा ब्लैक ड्रैगन पवित्र भूमि से लाई गई तियानचेन संसार की अमर नाव लियान संसार की नावों से कहीं बेहतर थी। सबसे साफ फर्क उसकी गति में था। पलक झपकते ही फिहोंग अमर नाव दूसरी नावों को साथ लेकर लियान संसार के बाहर पहुंच गई। इधर लियान राजवंश सम्राट महल के नीचे एक गुप्त कक्ष में एक युवक ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। फिर उसके मुंह से खून की उल्टी हो गई। उसकी आंखों में क्रूर चमक उभरी और वह गरज उठा, कोई आओ। थोड़ी देर बाद एक सैनिक कमरे में दाखिल हुआ और उस युवक को सलाम करते हुए बोला, युवराज। वीर प्रताप ने कहा, मेरा आदेश जारी करो। शाओ लियांगजी ने लियान संसार से गद्दारी की है। शाओ परिवार का तुरंत सफाया कर दो। लियान राजवंश का युवराज, जो वीर प्रताप का क्लोन ही था, इस तरकीब से सत्ता पर मजबूत पकड़ बनाए रखता था। वह अक्सर कहता था कि जब तक मैं स्वयं बूझई हूँ, युवराज के आदेश मेरे ही आदेश समझे जाएं। वीर प्रताप का आदेश सुनकर वह सैनिक पूरी तरह स्तब्ध रह गया। वह खड़ा का खड़ा रह गया। उसे अच्छी तरह पता था कि शाओ लियांगजी सम्राट के सबसे निकटतम गैर रक्त संबंधी राजाओं में से एक था। युवराज सचमुच पूरे ची राजकुमार के पूरे वंश का सफाया करने का आदेश दे रहा है। सैनिक को जड़ हुआ देख वीर प्रताप ने ठंडे स्वर में कहा, क्या मेरी बात समझ नहीं आई? होश में आकर सैनिक ने जल्दी से सिर झुकाया और बोला, युवराज क्रोध शांत कीजिए, मैं अभी जाता हूँ। सम्राट ने बार बार कहा था कि जब तक वह स्वयं उपस्थित न हो, युवराज के आदेश ही उसके आदेश समझे जाएं। युवराज ने आदेश दे दिया था तो नीचे वालों के लिए उसे मानना ही था। सैनिक के जाते ही वीर प्रताप के मुंह से फिर ताजा खून की उल्टी हो गई। उसके सिर में जैसे फट पड़ने वाला दर्द हो रहा था। अपनी दिव्य आत्मा का आधा भाग खो देने से न सिर्फ उसकी शक्ति भारी मात्रा में घट गई थी, बल्कि अपार पीड़ा भी हो रही थी। वीर प्रताप दांत पीसकर गुर्राया, अगर इस बदले का बदला नहीं लिया तो मैं इंसान नहीं। बदला लेने की तड़प भले ही उसके मन में जल रही हो, पर वीर प्रताप अच्छी तरह समझता
जानता था कि अपनी मौजूदा शक्ति से वह रिटर्निंग रूइन क्षेत्र वाले का मुकाबला नहीं कर सकता। बदला लेने के लिए उसे दूसरे उच्च स्तर के खेती संसारों में कोई सहारा ढूंढना होगा। ये सोचकर उसने मुट्ठी भींच ली। उसने कभी चाउटिक स्टार सी को छोड़कर बाहर जाने की कोशिश नहीं की थी। अब अंतिम समय में भी वह इसी क्षेत्र में बंधा हुआ था। ऐसा इसलिए नहीं था कि वह जा नहीं सकता था, बल्कि इसलिए कि उसे डर था कि कहीं वह सब कुछ खो न दे जो उसके पास अभी था। लियायान संसार में वह सम्राट था, लेकिन उच्च स्तर के खेती संसार में वह लाखों अर्ध संतों और रिटर्निंग रूइन वालों के बीच एक साधारण कुत्ता बनकर रह जाता। वह उस तरह का व्यक्ति था जो छोटे तालाब में बड़ा मछली बनना पसंद करता था, बड़े तालाब में छोटी मछली बनने से बेहतर समझता था। लियायान संसार में सम्राट बनकर क्यों किसी और का कुत्ता बने, पर अब लग रहा था कि बदला लेने के लिए उसे किसी और का कुत्ता बनना ही पड़ेगा। तभी वीर प्रताप दरवाजे की ओर बढ़ा। सबसे पहले उसे लियायान संसार से जल्दी निकलना था, क्योंकि सुम सम्राट शायद अब इसी ओर बढ़ रहा होगा। जल्दी ही वीर प्रताप लियायान संसार से बाहर निकल गया। अभी अभी दिए गए अपने आदेश को उसके सैनिकों ने माना या नहीं, अब यह उसकी चिंता नहीं रही। जब एक दिन वह लौटेगा, अगर शाओ लियांगजी के वंशज तब भी जिंदा होंगे तो तब उनका सफाया कर देगा। अभी भाग निकलना सबसे जरूरी था। सम्राट महल के गहरे अंदर एक सुनसान महल में लाल वस्त्र पहनी एक स्त्री ध्यान लगा रही थी। अचानक उसने अपनी आंखें खोल दी। वह उठी और दरवाजे तक आकर आसमान की ओर देखने लगी। उसका महल बेहद निर्जन था, सिर्फ एक दो महल दासियां थीं। सफेद वस्त्र वाली स्त्री को बाहर निकलते देख दोनों दासियां जल्दी से पास आई और बोली, राजकुमारी, क्या आपको कुछ चाहिए? स्त्री ने एक बार फिर आसमान की ओर देखा और उदासीन स्वर में बोली, कुछ नहीं। ये सुनकर दोनों दासियां अपनी जगह पर लौट गईं। थोड़ी देर बाद लाल वस्त्र वाली स्त्री ने खुद से ही फुसफुसाकर कहा, लगता है मुझे इस तारा क्षेत्र को छोड़ना ही पड़ेगा। जल्दी ही पूरा लियायान राजवंश अराजकता में डूब गया। साफ था कि लगभग सभी शक्तियों को उनके पूर्वजों से दिव्य ज्ञान संदेश मिल चुका था। राज परिवार के सदस्यों ने लियायान संसार में हुई हार की खबर सुनते ही युवराज को ढूंढना शुरू कर दिया ताकि आगे की योजना बनाई जा सके। लेकिन पूरी राजधानी छानने के बाद भी युवराज का कोई अता पता नहीं मिला, जैसे वह गायब हो गया हो। युवराज के बिना पूरी राजधानी में और भी भारी अराजकता फैल गई, पर अराजकता के बावजूद लोग भाग नहीं सकते थे। उनकी अमर नावें पहले ही भेज दी गई थी। बिना अमर नाव के साधारण खेतीकार शून्य में टिक ही नहीं सकते थे। हाँ, सर्व नियम क्षेत्र वाले खेतीकार दुनिया के बीच मार्ग बनाने की कोशिश कर सकते थे और फिर इस संसार से निकल सकते थे। उस समय लियायान संसार की कोई भी बड़ी शक्ति लड़ने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उनके हिसाब से जब लियायान संसार के हवाशीन क्षेत्र वाले खेतीकार ही हार गए तो यहाँ बचे लोग तियानचेन संसार के सामने और भी कमजोर थे। हालांकि लियायान संसार में ढेर सारे बड़े ढांचे थे, पर अब लियायान वालों में लड़ने की इच्छा ही खत्म हो चुकी थी। ये संसार बहुत ज्यादा सबल ही सर्वस्व का सिद्धांत मानता था। एक बार शक्तिशाली हार जाते तो कमजोर तुरंत नए स्वामी के सामने सिर झुका देते। ज्यादातर लोगों के लिए कौन शासन करता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, सब एक समान था। जल्दी ही लियायान संसार की सीमा हिलने लगी और अमर नावें सीमा को चीरती हुई अंदर घुस आईं, जिससे चारों ओर लहरें उठने लगी। आसमान में अमर नावें देखकर लियायान संसार के लोगों के चेहरों पर आतंक छा गया। हालांकि शासक कौन है इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता था, पर नया शासक अत्याचारी होगा या नहीं यह कोई नहीं जानता था। सम्राट लिये ने भी आम लोगों का शोषण किया था, फिर भी वे किसी तरह गुजर बसर कर लेते थे। सिर्फ निचले स्तर के खेतीकारों को खेती संसाधनों की कमी रहती थी। फीहोंग अमर नाव बिना किसी रोक टोक या विरोध के लियायान राजवंश की राजधानी के ठीक ऊपर आ खड़ी हुई। नाव पर लियायान संसार की विभिन्न शक्तियों के बड़े बूढ़े और पूर्वज सवार थे, इसलिए इस संसार के लोग कोई गलत कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। तभी येन झेंगे ने ऊंचे स्वर में कहा, लियायान राजवंश ने द एक्सिया राजवंश पर आक्रमण किया था। अब सम्राट लिये मारा जा चुका है और सभी बड़ी शक्तियों के बड़े बूढ़े तथा पूर्वज समर्पण कर चुके हैं। ये शब्द सुनते ही पूरी राजधानी सन्नाटे में डूब गई। लियायान राजवंश के एकीकरण के बाद आज तक ऐसी बड़ी आंतरिक अशांति या ऐसी घटना कभी नहीं हुई थी। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि लियायान राजवंश पहली बार विदेशी दुश्मन से टकराते ही नष्ट हो जाएगा। जाने से पहले सम्राट लिये ने कहा था कि उन्होंने सिर्फ एक निम्न स्तर का संसार ढूंढा है, फिर एक निम्न स्तर का संसार इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है। उसी समय येन झेंगे ने लू चेन से पूछा, सम्राट, लियायान राजवंश के राजपरिवार के सदस्यों से कैसे निपटे? येन झेंगे लू चेन के मन की बात नहीं समझ पा रहा था। अगर उसकी मर्जी होती तो वह बिना सोचे सबको मार डालता, पर लू चेन अलग था। लू चेन हत्याओं का शौकीन नहीं था। लू चेन ने शांत स्वर में कहा, पहले इन्हें सबको कैद कर लो। येन झेंगे ने तुरंत सिर झुकाया, जी सम्राट। उसी पल येन झेंगे युद्ध ड्रैगन सेना को लेकर लियायान राजवंश की राजधानी में घुस गया। जल्दी ही महल में गड़गड़ाहट की आवाजें गूंजने लगी। उस समय लू चेन महल के अंदर हो रही हलचल की ओर ध्यान नहीं दे रहा था। वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति घुमाकर आसपास के स्वर्ग और पृथ्वी के दबाव को महसूस कर रहा था। जैसे ही वह लियायान संसार में घुसा,
उसे अपने शरीर के अंदर की शक्ति पर एक अदृश्य दबाव महसूस होने लगा। शून्य में होता तो वह रिटर्निंग रूइंग क्षेत्र की पूरी शक्ति दिखा सकता था, पर लियान संसार में वह अधिक से अधिक हवाशियन क्षेत्र के पहले या दूसरे तल की शक्ति ही दिखा पा रहा था। लू चेन मन ही मन सोचा, तो यही है स्वर्गीय नियमों द्वारा खेतीकारों पर लगाया गया पूरा दबाव। फिर उसने सिस्टम से पूछा, सिस्टम, क्या उच्च स्तर का खेती संसार हो उतना ही ज्यादा खेतीकार की शक्ति पर दबाव पड़ता है? सिस्टम ने जवाब दिया, हाँ, हर संसार का स्वर्गीय नियम शक्तिशाली प्राणियों द्वारा संसार को नष्ट होने से बचाने के लिए खेतीकारों की शक्ति पर भारी दबाव डालता है, खासकर उन संसारों में जहां नियम ज्यादा पूर्ण होते हैं। तियानचेन संसार और जियांग संसार निम्न स्तर के संसार हैं, उनके नियम पूर्ण नहीं है, इसलिए वे खेतीकारों की शक्ति को दबा नहीं पाते। भीतर से वे हवाशियन क्षेत्र वाले खेतीकारों के प्रचंड प्रहारों को सहन भी नहीं कर सकते। पर लियान संसार में किंग कुंग अलग है। हवाशियन क्षेत्र वाले खेतीकार यहाँ आसानी से अपनी शक्ति दिखा सकते हैं। इस तरह के दबाव से लू चेन ज्यादा चिंतित नहीं था। आखिर जब सब खेतीकारों की शक्ति दब जाएगी तो जो पहले से मजबूत होगा वही मजबूत रहेगा। लू चेन ने लियान संसार के स्वर्गीय नियम से संपर्क करने की कोशिश की, पर इस संसार का स्वर्गीय नियम बिल्कुल भी जवाब नहीं दे रहा था। वह उसे पूरी तरह अनदेखा कर रहा था। लू चेन हल्के से हंसा, फिर उसने मूल शक्ति को जगा दिया और मूल शक्ति की ऊर्जा छोड़ दी। अगले ही पल उसके मन में एक हल्की सी चेतना उभर आई। स्वर्गीय नियम खुद बोलता नहीं है, पर मूल शक्ति की वजह से लू चेन आसानी से उसकी मंशा समझ गया। स्वर्गीय नियम समझ गया था कि यह साधारण इंसान नहीं है, इसलिए वह जानना चाहता था कि यह यहाँ क्यों आया है। मूल शक्ति इस ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति है, जिसे साधारण प्राणी नहीं पा सकते। लियान संसार का स्वर्गीय नियम भी लू चेन से थोड़ा डर गया था। इसके बाद लू चेन ने लियान संसार के स्वर्गीय नियम से कहा, मैं इस संसार में दो कारणों से आया हूँ। पहला, पूरे लियान संसार पर कब्जा करना, और दूसरा, लियान संसार की भाग्य ऊर्जा लेना। ये शब्द सुनते ही लियान संसार अचानक कांप उठा। लगभग पल भर में ही लियान संसार के सारे खेतीकारों ने जमीन हिलती और पर्वत कांपते महसूस किए। लोग इस दृश्य से भयभीत हो गए। लियान संसार में ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई थी। अब तियानचेन संसार का आक्रमणकारी आ पहुंचा है और अचानक पूरा संसार भूकंप से हिल रहा है। क्या तियानचेन वाला इस पूरे संसार को नष्ट करने का इरादा रखता है? लू चेन ने महसूस किया कि लियान संसार का स्वर्गीय नियम बेहद क्रोधित हो गया है। किसी संसार के स्वर्गीय नियम के लिए भाग्य ऊर्जा अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अगर वह खो गई तो संसार धीरे धीरे मर सकता है और विनाश की ओर बढ़ सकता है। लू चेन मुस्कुराया और स्वर्गीय नियम से बोला, इतना क्रोध करने की जरूरत नहीं। मैं सिर्फ आधी भाग्य ऊर्जा लेना चाहता हूँ, और वह भी सिर्फ एक बार। तुम अच्छी तरह जानते हो कि सिर्फ आधी भाग्य ऊर्जा लेने से तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, इसलिए इतना चिंतित होने की जरूरत नहीं। ये सुनकर लियान संसार की स्वर्गीय चेतना ने फिर इनकार किया और लू चेन को इस संसार से बाहर धकेलने की कोशिश की। लू चेन को एक शक्ति महसूस हुई जो उसे लियान संसार से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। लू चेन ने तुरंत मूल शक्ति को बुलाया और उस धक्के का विरोध किया। मूल शक्ति के प्रतिरोध के आगे लियान संसार का स्वर्गीय नियम उसे बाहर नहीं निकाल सका। आखिरकार, भले ही यह उच्च स्तर का खेती संसार हो या कोई शक्तिशाली पवित्र भूमि, वे सब इस ब्रह्मांड का ही हिस्सा हैं। ब्रह्मांड का हिस्सा होने के नाते उन्हें ब्रह्मांड के नियमों के सामने झुकना ही पड़ता है, और मूल शक्ति में सर्वोच्च नियम समाया हुआ है। लियान जैसे मध्य स्तर के संसार के लिए मूल शक्ति वाले सर्वोच्च नियम से टकराना नामुमकिन था। जब उसे लगा कि वह लू चेन के सामने बेबस है, तो लियान संसार की स्वर्गीय चेतना ने हार मान ली। ये पहली बार था जब उसे किसी ऐसे मानव खेतीकार का सामना करना पड़ा था जिसके पास मूल शक्ति थी। स्पष्ट था कि यह उसके बस की बात नहीं थी। अगर कोई साधारण खेतीकार होता, खासकर लियान संसार का, तो वह कुछ स्वर्गीय वज्रों से उसे नष्ट कर सकता था। पर इस खेतीकार के पास मूल शक्ति का नियम था जो उसे बचाए हुए था। उसके पास इस व्यक्ति से निपटने का कोई उपाय नहीं बचा। स्वर्गीय चेतना को हार मानते देख लू चेन के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे पता था कि उसकी एक पत्नी को अब बड़ा वरदान मिलने वाला है। उसी समय लियान सम्राट महल के एक महल में लाल वस्त्र पहनी एक स्त्री दूर के आसमान को देख रही थी। उसकी पतली भौहें हल्की सी सिकुड़ी हुई थीं। लगता था उसने कुछ असाधारण देख लिया है। जन्म के बाद पहली बार उसने भौहें सिकुड़ी थीं। एक पुनर्जन्म प्राप्त व्यक्ति होने के नाते लियान संसार में ऐसा कुछ नहीं था जो उसे खतरा पहुंचा सके। हालांकि उसने महसूस कर लिया था कि तियानचेन संसार ने कदम बढ़ा दिया है, फिर भी वह बिल्कुल बेपरवाह थी। उसके लिए लियान संसार सिर्फ एक अस्थायी ठिकाना था। एक दिन वह यहाँ से चली जाएगी। भले ही तियानचेन वाले आ जाएं, वे उसे रोक नहीं सकते, इसलिए वह न घबराई थी न जल्दी में थी। पर ठीक उसी पल जब वह जाने में थोड़ा विलंब कर रही थी, उसने कुछ असाधारण देख लिया। लिए होंग्युन के पास महान सम्राट की दिव्य आत्मा थी, जिसकी वजह से वह स्पष्ट रूप से देख सकती थी कि संसार की स्वर्गीय चेतना अमर नाव पर बैठे एक युवक से बात कर रही है, और वह स्वर्गीय चेतना उस युवक से बहुत डरी हुई लग रही थी। स्वर्गीय चेतना
चेतना ने अभी अभी उस युवक को लियान संसार से बाहर निकालने की कोशिश की थी, लेकिन असफल रही और अंत में समझौता कर लिया। मध्य स्तर के संसार के स्वर्गीय नियम की शक्ति को कौन रोक सकता है? ये युवक आखिर है कौन? जो खबरें उसे अभी मिली थी, उनके अनुसार तियानचेन संसार में रिटर्निंग रूइन क्षेत्र के शक्तिशाली थे, पर रिटर्निंग रूइन क्षेत्र वाले भी स्वर्गीय चेतना के धक्के को सहन नहीं कर सकते थे। फिर भी स्वर्गीय चेतना इस युवक से डरी हुई थी। ये युवक आखिर है कौन, जो मध्य स्तर के संसार की स्वर्गीय चेतना को भी डरा सकता है? संत क्षेत्र का शक्तिशाली भी इतना डर नहीं पैदा कर सकता, केवल महान सम्राट ही ऐसा कर सकता है। क्या ये युवक महान सम्राट है? पर उसकी छाया में महान सम्राट वाली ऊर्जा नहीं लग रही थी। अगर वह महान सम्राट होता तो लियान संसार में घुसते ही वह सम्राट की छाया महसूस कर लेती। लगता है लियान संसार में अब और रुकना ठीक नहीं होगा। ये सोचकर ली होंग्युन तुरंत जाने की तैयारी करने लगी, पर ठीक उसी पल महल के आंगन में एक पुरुष की आवाज गूंजी, राजकुमारी, आप कहाँ जा रही हैं? ली होंग्युन ने मुड़कर आने वाले को देखा और पल भर में ही समझ गई कि उसकी शक्ति सिर्फ हवाशीन क्षेत्र तक है। उसने बिना किसी भाव के कहा, एक हवाशीन क्षेत्र वाले को रिटर्निंग रूइन क्षेत्र जितनी शक्ति दे देना। लगता है तियानचेन संसार में सचमुच महान सम्राट की समाधि है। अपनी अवस्था को एक नजर में पहचान लिए जाने पर यिन झेंगे सिर्फ हल्के से मुस्कुराया। उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि आंगन में घुसते ही उसे भारी दबाव महसूस हो रहा था। साफ था कि ली होंग्युन की अवस्था उससे ऊपर है। ये स्त्री निश्चित रूप से साधारण राजकुमारी नहीं है। यिन झेंगे ने कहा, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, आप रिटर्निंग रूइन क्षेत्र की शक्तिशाली होने के बावजूद लियान संसार की रक्षा क्यों नहीं कर रही हैं? ली होंग्युन ने बिना भाव बदले जवाब दिया, मैं यहाँ सिर्फ अस्थायी रूप से ठहरी हुई हूँ, इतने झंझटों में क्यों पड़ूं? ये शब्द सुन यिन झेंगे थोड़ा चौंक गया। ये स्त्री आखिर लियान राजवंश की राजकुमारी है, पर उसे इस संसार से कोई लगाव ही नहीं दिख रहा था। पर यह बात समझ में आने वाली थी। खेती संसार में ऐसी बातें आम है। कुछ खेतीकार अपना घर छोड़कर कभी नहीं लौटते, परिवार से लगभग संबंध तोड़ लेते हैं और सिर्फ अमृतत्व की खोज में लगे रहते हैं। लगता है ये स्त्री भी वैसी ही है। तभी यिन झेंगे ने आकाश में खड़े लू चेन को सीधा संदेश भेजा, सम्राट, मैंने महल में एक रिटर्निंग रूइन क्षेत्र की शक्तिशाली स्त्री को ढूंढ लिया है। ये सुन लू चेन, जो अमर नाव पर स्वर्गीय नियम से बात कर रहा था, तुरंत होश में आ गया। रिटर्निंग रूइन क्षेत्र। लू चेन की भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। फिर उसने पूछा, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वह रिटर्निंग रूइन क्षेत्र की है? यिन झेंगे ने जवाब दिया, बिल्कुल यकीन है। उस स्त्री से मुझे जो दबाव महसूस हो रहा है वह बेहद भारी है। सिर्फ रिटर्निंग रूइन क्षेत्र से ऊपर की शक्ति वाला ही ऐसा दबाव पैदा कर सकता है। लू चेन को बड़ा आश्चर्य हुआ। लियान जैसे मध्य स्तर के संसार में रिटर्निंग रूइन क्षेत्र का खेतीकार क्या कर रहा है? या फिर यह व्यक्ति मूल रूप से लियान संसार का ही है? अगर ऐसा है तो जब लियान संसार पर आक्रमण हो रहा था तब उसने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? वीर प्रताप के बारे में यिन झेंगे ने जो रिटर्निंग रूइन क्षेत्र की शक्तिशाली का जिक्र किया था, उससे लू चेन के मन में गहरी जिज्ञासा जाग उठी थी। हालांकि अब उसके पास रिटर्निंग रूइन क्षेत्र की शक्ति थी, पर वह सच्चा रिटर्निंग रूइन क्षेत्र का खेतीकार नहीं था। अगर उसे किसी असली रिटर्निंग रूइन क्षेत्र वाले से मुकाबला करना पड़ा तो वह नहीं जानता था कि वह उसके बराबर टिक पाएगा या नहीं। चलो पहले देख तो लें, आखिर उसके पास मूल शक्ति है, इसलिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। ये सोचकर लू चेन ने यिन झेंगे को मन ही मन संदेश भेजा, तुम वहीं ठहरो, मैं अभी आ रहा हूँ। फिर लू चेन ने यिन झेंगे की जगह का पता लगाया और अगले ही पल छाया परिवर्तन विधि से सीधे यिन झेंगे के बगल में प्रकट हो गया। जैसे ही लू चेन प्रकट हुआ, ली होंग्युन थोड़ी चौंक गई। ऊर्जा से साफ पता चल रहा था कि सामने खड़ा ये युवक वही है जो अभी स्वर्गीय नियम से बात कर रहा था। आज लू चेन सफेद आधार और सुनहरी किनारियों वाले वस्त्र पहने हुए था, जो उसे बेहद आकर्षक, सुंदर और राजसी बना रहा था। ली होंग्युन ने पहले भी कई सुंदर स्वर्गीय प्रतिभाओं को देखा था, पर इस युवक में कुछ खास चमक थी जो उसे अलग दिखा रही थी। जब ली होंग्युन लू चेन को देख रही थी, उसी समय लू चेन भी उसे गहरी नजर से देख रहा था। उसने सिस्टम से ली होंग्युन की जानकारी निकाल ली। नाम ली होंग्युन। पहचान महारानी का पुनर्जन्म, सम्राट ली की पुत्री, लियान राजवंश की 9वीं राजकुमारी। वर्तमान में रिटर्निंग रूइन क्षेत्र के पहले तल की शक्ति रखती है। वह बेहद उत्सुक है कि सुम सम्राट स्वर्गीय चेतना को क्यों डरा सकता है और शक कर रही है कि सुम सम्राट भी किसी महान सम्राट का पुनर्जन्म है। स्कोर 99, पसंदगी 60। ली होंग्युन का 99 का स्कोर देखते ही लू चेन की आंखें चमक उठी, पर वह तुरंत होश में आ गया। ली होंग्युन रिटर्निंग रूइन क्षेत्र की शक्ति रखती है और महारानी का पुनर्जन्म है, ऐसे में उसे धोखा देना आसान नहीं होगा। लू चेन को लगातार अपनी ओर घूरते देख ली होंग्युन के मन में हल्का अरुचि का भाव भरा। अपनी पिछली जिंदगी में महान सम्राट होने के नाते कम ही लोग उसकी ओर इतनी निडरता से देखने की हिम्मत करते थे। तभी लू चेन ने मन ही मन सिस्टम से पूछा, सिस्टम, महारानी से मतलब क्या है? किसी साम्राज्य की स्त्री सम्राट, या पिछली जिंदगी में उसकी महान सम्राट वाली शक्ति
सकती थी। महारानी शब्द के कई अर्थ हो सकते थे, इसलिए उसे सही मतलब जानना जरूरी था ताकि वह उसे मनाने की रणनीति बना सके। महारानी और महान सम्राट के बीच काफी फर्क था। उसकी पिछली पहचान जानना उसे मनाने में ज्यादा मदद करेगा। सिस्टम ने जवाब दिया, महान सम्राट वाली स्त्री। सिस्टम का जवाब सुनकर लू चेन मन ही मन वजदो भर गया। महान सम्राट। अब मामला और भी जटिल हो गया। अब जब उसके पास रिटर्निंग रूइन क्षेत्र की शक्ति है तो उसे जबरदस्ती रोकना बहुत मुश्किल होगा। जबरदस्ती काम न आए तो नर्म तरीका भी शायद बेकार साबित हो। आखिर वह पिछली जिंदगी में महान सम्राट रही है। उसने दुनिया की हर चीज देखी और समझी है। बिना किसी ठोस योजना के उसे रोकना व्यर्थ होगा। बहुत सोच विचार के बाद लू चेन ने सीधे पूछा, राजकुमारी, क्या आप लिएयान राजवंश को छोड़कर जाना चाहती हैं? ये सवाल सुन लिए होंग्युन को थोड़ा आश्चर्य हुआ। अगर वह लिएयान राजवंश नहीं छोड़ती तो क्या यहाँ रहकर उसकी दासी बन जाए? लिए होंग्युन ने कहा, अब जब लिएयान संसार आपके कब्जे में आ चुका है तो लिएयान राजवंश को नष्ट मानना ही चाहिए। अगर मैं नहीं जाती तो यहाँ रहने का क्या कारण है? लू चेन मुस्कुराते हुए बोला, किसने कहा कि लिएयान राजवंश नष्ट हो गया है? ये शब्द सुन लिए होंग्युन तुरंत लू चेन की मंशा समझ गई। क्या सुम सम्राट किसी कठपुतली सम्राट को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं? इस पल लिए होंग्युन ने लू चेन की पहचान भी समझ ली। हालांकि लू चेन ड्रैगन वस्त्र नहीं पहने थे, पर पहले मिली सूचनाओं से उसे अंदाजा हो गया था कि सामने खड़ा यह व्यक्ति ही सुम सम्राट है। सुम सम्राट कह रहा है कि लिएयान राजवंश नष्ट नहीं होगा, तो इसका मतलब साफ है वह किसी कठपुतली सम्राट के जरिए लिएयान संसार पर नियंत्रण रखना चाहता है। ब्रह्मांड में ऐसी बातें आम हैं, खासकर उच्च स्तर के साम्राज्यों में जो दर्जनों तारा क्षेत्रों पर शासन करते हैं। वे खुद सब संभाल नहीं सकते, इसलिए कई राजवंशों को अपने दैसीन शासन करने के लिए नियुक्त कर देते हैं। साफ था कि यह सुम सम्राट साधारण नहीं है, इसलिए वह चाओटिक स्टार सी जैसे ऊर्जाहीन तारा क्षेत्र में हमेशा नहीं रह सकता। लिहाजा लिएयान संसार को संभालने के लिए किसी की जरूरत पड़ेगी। लिए होंग्युन की बात सुनकर लू चेन बोला, महारानी का पुनर्जन्म होने के नाते आप सचमुच बहुत चतुर हैं। ये सुन लिए होंग्युन की आंखों में पल भर के लिए ठंडी चमक उभरी। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह व्यक्ति उसकी पहचान को एक नजर में समझ जाएगा, पर लिए होंग्युन तुरंत संभल गई। उसने खुद भी शक किया था कि यह युवक किसी महान सम्राट का पुनर्जन्म हो सकता है, तो उसके लिए ये सोचना स्वाभाविक था। लिए होंग्युन ने कहा, महारानी का पुनर्जन्म? सुम सम्राट का क्या मतलब है? मैं आपकी बात नहीं समझी। लू चेन ने उदासीन स्वर में जवाब दिया, अब अभिनय करने की जरूरत नहीं। जैसे ही मैंने आपसे मुलाकात की, मुझे आपकी दिव्य आत्मा की अपार शक्ति महसूस हो गई। ऐसी प्रचंड दिव्य आत्मा सिर्फ महान सम्राट के पुनर्जन्म में ही हो सकती है। लिए होंग्युन ने पूछा, तो क्या इसका मतलब यह है कि सुम सम्राट भी किसी महान सम्राट का पुनर्जन्म है? केवल महान सम्राट ही दूसरे महान सम्राट की दिव्य आत्मा की शक्ति को पहचान सकता है। लू चेन बिना उसके ध्यान में आए उसकी दिव्य आत्मा की शक्ति देख पाया, तो इसका मतलब है कि लू चेन की दिव्य आत्मा और भी प्रचंड है, यानी लू चेन भी महान सम्राट का पुनर्जन्म है। लू चेन ने कहा, छिपाने की कोई बात नहीं, मैं सचमुच महान सम्राट का पुनर्जन्म हूँ। लू चेन के स्पष्ट जवाब को सुनकर लिए होंग्युन मन ही मन सोची, जैसा उसने सोचा था वैसा ही निकला। फिर भी उसने कहा, सुम सम्राट अपनी पहचान खुलेआम बता रहे हैं, क्या इसका मतलब है कि आप मुझे जबरदस्ती यहाँ रोकना चाहते हैं? आमतौर पर शक्तिशाली प्राणियों के पुनर्जन्म वाले लोग बदले की आशंका से डरते हैं। उनकी पिछली जिंदगी में कई दुश्मन हो सकते हैं जो उन्हें कमजोर अवस्था में मार डालना चाहते हैं। इसलिए महान सम्राट पुनर्जन्म के बाद अपनी सच्ची पहचान छिपाने की पूरी कोशिश करते हैं, पर यह सुम सम्राट उनसे इतना करीब न होते हुए भी अपना सबसे बड़ा रहस्य बता रहा है। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है, वो उसे जबरदस्ती रोकना चाहता है, इसलिए पहचान छिपाने की चिंता नहीं कर रहा। लिए होंग्युन के सवाल पर लू चेन हल्के से मुस्कुराया और बोला, आपकी रिटर्निंग रूइन क्षेत्र के पहले तल की शक्ति को देखते हुए आपको जबरदस्ती रोकना नामुमकिन है, और न ही मेरा ऐसा कोई इरादा है। लिए होंग्युन ने फिर पूछा, क्या आपको डर नहीं है कि मैं ये बात दूसरों को बता दूंगी? क्या आप सोचते हैं कि महान सम्राट का पुनर्जन्म होने के नाते मेरे पास आपका कोई राज है? अगर ऐसा सोच रहे हैं तो आप बहुत भोले हैं। इस दुनिया में महान सम्राट के पुनर्जन्म को मारने वाले सबसे ज्यादा दूसरे महान सम्राट के पुनर्जन्म ही होते हैं। महान सम्राट आमतौर पर किसी खास वजह से पुनर्जन्म लेते हैं। सिंहासन वापस पाने के लिए उन्हें कई चीजें चाहिए होती हैं। एक महान सम्राट के पुनर्जन्म के लिए दूसरा महान सम्राट का पुनर्जन्म सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी होता है। इसलिए महान सम्राट के पुनर्जन्मों के लिए सबसे खतरनाक दूसरे महान सम्राट के पुनर्जन्म ही होते हैं जो उनका रहस्य जानते हो। लू चेन मुस्कुराते हुए बोला, मुझे इन बातों की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे यकीन है कि आप ऐसा नहीं करेगी। लिए होंग्युन चौंक गई। ये पहली बार था जब कोई व्यक्ति जिससे अभी अभी मुलाकात हुई है उस पर इतना आसानी से भरोसा कर रहा था। लिए होंग्युन ने तुरंत बात समझ ली और ठंडी हंसी हंस पड़ी। उसकी आवाज में अनुभव की गहराई और एक ठंडी चुभन थी। सम्राट, चूंकि आप जानते हैं कि पिछली जिंदगी में मैं महान
सम्राट थी, तो आपको ये भी समझना चाहिए कि महान सम्राट कोई नादान कुमारी नहीं होती। लिए होंग्युन ने लू चेन की बातों में छिपे अस्पष्ट भाव को साफ पकड़ लिया था। लू चेन उसे पूरी तरह विश्वास नहीं कर रहा था, बल्कि कोई गुप्त मंशा रखता था। आखिर वह अनगिनत वर्षों तक जी चुकी महान सम्राट थी। दुनिया के कितने मीठे और चिकने शब्द उसने नहीं सुने थे। पिछली जिंदगी में उसने खेती के मार्ग पर ही पूरा ध्यान दिया था, पुरुषों की ओर कभी रुख नहीं किया। पर इतने लंबे समय तक जीने के बाद वो पुरुष स्वभाव को अच्छी तरह जानती थी। लिए होंग्युन ने आगे कहा, अगर सुम सम्राट के पास और कोई काम नहीं है तो मैं अब विदा लेती हूँ। हाँ, आप हमला करने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि मुझे नहीं पता कि आपने किस आध्यात्मिक यंत्र से अपनी शक्ति को रिटर्निंग रूइन क्षेत्र तक बढ़ाया है, पर नकली शक्ति आखिर नकली ही रहती है। ये सुनकर लू चेन के मन में ख्याल आया, क्या सचमुच कोई रास्ता नहीं बचा? आखिरकार 99 स्कोर वाली स्त्री मिली है और वह उसे इस तरह जाने दे। पर अगर सचमुच लड़ाई हुई तो न सिर्फ उसकी छवि खराब होगी, बल्कि उसे रोक पाना भी मुश्किल होगा। उसके पास मूल शक्ति थी जिससे वह लड़ तो सकता था, पर उसे पकड़ना आसान नहीं था। लू चेन की ओर से कोई प्रतिक्रिया न देखकर और उसे रोकने का कोई इरादा न समझकर लिए होंग्युन ने और कुछ नहीं कहा। फिर उसने अपनी कोमल जैद जैसी उंगलियां धीरे से ऊपर उठाईं। अगले ही पल उसके हाथ के सामने एक विशाल काला छिद्र प्रकट हो गया। ये थी रिटर्निंग रूइन क्षेत्र वाले की असली शक्ति। मध्य स्तर के संसार में विश्व मार्ग बनाना उसके लिए पल भर का काम था। लेकिन जैसे ही वह जाने वाली थी, लू चेन ने शांत स्वर में पूछा, पुनर्जन्म लेकर फिर से चरम शिखर तक पहुंचने के लिए महान सम्राट को काफी संसाधनों की जरूरत पड़ती है न? लिए होंग्युन ने सिर थोड़ा घुमाकर लू चेन की ओर देखा और पूछा, सुम सम्राट आखिर कहना क्या चाहते हैं? लू चेन मुस्कुराया और बोला, अगर आप लिएयान संसार में महारानी बनकर रहने को तैयार हो तो मैं आपको वह सारे खेती संसाधन उपलब्ध करा सकता हूं जिनकी आपको जरूरत है। ये सुन लिए होंग्युन के मुंह से बोल नहीं निकला। ये व्यक्ति भी महान सम्राट का पुनर्जन्म है, फिर भी इतना भोला कैसे हो सकता है? खेती संसाधन उपलब्ध कराएगा, भले ही उसके रहने का कोई गुप्त उद्देश्य हो, फिर भी अगर वह यहाँ रह भी जाए तो वह उसे कौन से संसाधन देगा? चाओटिक स्टार सी एक दूरस्थ और गरीब क्षेत्र है, यहाँ उसके लिए जरूरी खेती संसाधन कहाँ से आएंगे? लिए होंग्युन ने पूछा, सुम सम्राट मुझे खेती संसाधन क्यों देने की बात कर रहे हैं? लू चेन उसकी सोच को साफ पड़ गया। हालांकि वह उसे बेहद आकर्षक और लगभग दिव्य लग रहा था। ऐसी छवि पिछली जिंदगी में भी कम ही देखी थी, फिर भी उसके मन में लू चेन की ओर कोई आकर्षण नहीं था। पिछली जिंदगी की तरह उसका पूरा ध्यान खेती पर था। रोमांचक संबंधों में उसकी कोई रुचि नहीं थी। लू चेन ने सीधे कहा, मुझे स्वर्ग की भविष्यवाणी करने की क्षमता है। जैसे ही मैंने आपको पहली बार देखा, मुझे दिख गया कि आप मेरी दावसाथिन बनने वाली हैं। ये सुन लिए होंग्युन और भी निरुत्तर हो गई। कितनी पुरानी और घिसी पिटी बात। उसने कहा, अगर आपको यकीन है कि भविष्य में मैं आपकी दावसाथिन बनूंगी तो इस समय इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? यह लिए होंग्युन ने आगे कहा, या फिर आप झूठ बोल रहे हैं? आपको स्वर्ग की भविष्यवाणी करने की क्षमता नहीं है, बस मुझे यहाँ रोकना चाहते हैं। लू चेन होश में आया। उसे समझ आ गया कि लिए होंग्युन को धोखा देना आसान नहीं है। उसने कहा, मैं सचमुच स्वर्ग की भविष्यवाणी कर सकता हूँ, और हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ रहें। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप क्या सोचती हैं। अगर आप जाना ही चाहती हैं तो मैं आपको जबरदस्ती नहीं रोकूंगा। लिए होंग्युन ने कहा, ऐसा है तो चरम शिखर पर फिर मिलेंगे। अपनी बात पूरी करते ही लिए होंग्युन ने लू चेन को और कुछ कहने का मौका नहीं दिया। वह सीधे विश्व मार्ग में प्रवेश कर गई और लिएयान संसार से चली गई। लू चेन के मन में हल्का उदासी का भाव उभरा। अब उसे स्त्रियों की कमी नहीं थी, इसलिए लिए होंग्युन के चले जाने से उसे कोई नुकसान नहीं था। फिर भी उसके मन में गहरा अफसोस और खेद था। खैर, निचले और मध्य स्तर के संसारों में उसने 99 से ऊपर स्कोर वाली कई स्त्रियों से मुलाकात कर ली है। शायद भविष्य में इस तारा क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद और भी मिलेंगी। इतनी जल्दबाजी की जरूरत नहीं। अभी तो उसे अपनी पत्नियों और रखैलियों से ज्यादा संतान पैदा कराने के उपाय ढूंढने होंगे। ये संतानें न सिर्फ उसे मूल शक्ति देंगी, बल्कि उनकी माताओं को भी बड़ा लाभ पहुंचाएंगी। चू यूकिन और मू जिजुआन की अवस्थाएं तेजी से बढ़ रही थीं और उनकी भाग्य ऊर्जा भी समृद्ध होती जा रही थी। उनकी संतानों की बुद्धिमान प्राणियों की भाग्य ऊर्जा उनके साथ जुड़ रही थी। इतनी विशाल भाग्य ऊर्जा इकट्ठी होने पर वे भविष्य में निश्चित रूप से महान सम्राट बनेंगी। लिए होंग्युन के चले जाने के बाद लू चेन ने मुड़कर यिन झेंगे से कहा, कोई उपयुक्त राजकुमार ढूंढकर सम्राट बना दो। यिन झेंगे ने तुरंत लू चेन की मंशा समझ ली और बोला, जी सम्राट, मैं अभी करता हूँ। साफ था कि लू चेन लिएयान राजवंश को सीधे द एक्सिया राजवंश में विलय नहीं करना चाहता था। जियांग संसार की तरह वह किसी को सामने रखकर पूरे संसार का प्रबंधन करवाना चाहता था। जल्दी ही यिन झेंगे ने एक उपयुक्त राजकुमार ढूंढ लिया और उसे लू चेन के सामने पेश कर दिया। यिन झेंगे ने एक युवक को चुना था जो थोड़ा दुबला पतला दिखता था और उसकी शक्ति सृष्टि क्षेत्र के पहले तल तक थी। लू चेन ने तुरंत उसकी जानकारी देख ली।
नाम लिये वेंदे। पहचान लियेयान संसार के लियेयान राजवंश का 256वां राजकुमार। शक्ति सृष्टि क्षेत्र पहला तल। निष्ठा 95। इतनी ऊंची निष्ठा। लू चेन एक पल के लिए हैरान हुआ, फिर तुरंत समझ गया कि मामला क्या है। उसने लिये वेंदे से पूछा, क्या तुम सम्राट बनना चाहते हो? ये सुन लिये वेंदे स्तब्ध रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि रिटर्निंग रूइन क्षेत्र वाला यह आगंतुक उसे सिंहासन का प्रस्ताव देगा, पर वह मूर्ख नहीं था। उसे अच्छी तरह समझ आ गया था कि सुम सम्राट ने उसे नया सम्राट क्यों बनाना चाहा है। साफ था कि उसे नियंत्रित करने के लिए। फिर भी उसे कोई आपत्ति नहीं थी। कठपुतली सम्राट बनना भी अपनी पिछली यातनापूर्ण जिंदगी से बेहतर था। लिये वेंदे ने तुरंत सिर झुकाकर कहा, सम्राट की आज्ञा के अनुसार ही होगा। लिये वेंदे ने बहुत नम्र मुद्रा अपनाई थी। कोई अपनी इच्छा नहीं जताए, क्योंकि अब वह कैदी था। उसके पास चुनाव का कोई अधिकार नहीं बचा था। दूसरे पक्ष जो कहे उसे मानना ही था। तभी लू चेन ने पूछा, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, तुम लियेयान राजवंश को बाहरी लोगों के नियंत्रण में देखकर इतने तैयार क्यों दिख रहे हो? भीतर से चौंक कर लिये वेंदे कुछ बोलने ही वाला था कि यिन झेंगे ने बीच में टोक दिया और बोला, सम्राट, जब मैंने इसे ढूंढा था तब यह एक महल में कैद था। एक बड़े ढांचे में फंसाकर इसका जीवन रक्त निकाला जा रहा था। लू चेन की रुचि तुरंत जाग उठी। उसने लिये वेंदे से कहा, अपनी कहानी सुनाओ। लिये वेंदे सीधे मुद्दे पर आ गया, मेरी माँ महल की एक साधारण दासी थी। मेरे पिता सम्राट अपनी खेती की साधना में पागलपन की हालत में थे। उसी दौरान उन्होंने मेरी माँ पर कृपा की और मेरे जन्म का परिणाम हुआ। दासी के पुत्र होने के कारण मुझे कभी कोई मान सम्मान नहीं मिला। साथ ही सम्राट की संतानें बहुत थीं, इसलिए मैं अक्सर उपेक्षित रहता था। सैकड़ों वर्ष पहले मेरे पिता सम्राट को किसी तरह एक ऐसी खेती विधि मिल गई जिसमें निकट रिश्तेदारों के जीवन रक्त की जरूरत थी। इसलिए उन्होंने मुझे कैद कर लिया और लगातार मेरा रक्त अपनी खेती के लिए निकालते रहे। मैं बस, लू चेन ने बीच में ही टोक दिया। लू चेन ने कई वेब उपन्यास पढ़े थे, इसलिए लिये वेंदे की कहानी सुनकर उसे गहरी डेजावू का एहसास हुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि पहली मुलाकात में ही उसकी निष्ठा 95 तक पहुंच गई थी। लिये वेंदे की नजर में वे आक्रमणकारी नहीं बल्कि उसके उद्धारकर्ता थे। अगर वे न आते तो लिये वेंदे आज भी कैद में पड़ा रहता और सम्राट लिये अपनी खेती के लिए उसका जीवन रक्त निकालता रहता। यहाँ तक कि अगर द एक्सिया राजवंश उसे मार भी देता तो भी वह उन्हें शुक्रिया अदा करता, क्योंकि जीवन रक्त लगातार निकालना मरने से भी बदतर यातना थी। तभी लू चेन ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, चूंकि मैंने तुम्हें बचाया है, इसलिए तुम्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए कि अब तुम्हें क्या करना चाहिए। ये सुनते ही लिये वेंदे ने बिना एक पल भी सोचे अपने माथे के बीच से एक बूंद जीवन रक्त निकाल ली। उसकी आवाज कांप रही थी, पर इरादा पक्का था। यह मेरी जीवन रक्त की बूंद है। आज से मैं आपका दास हूँ। लिये वेंदे ने ये जीवन रक्त बिना झिझक दिए सौंप दिया। एक तो इसलिए कि लू चेन ने सचमुच उसे यातना से बचाया था, दूसरे इसलिए कि उसे अच्छी तरह समझ आ गया था अब लियेयान राजवंश पर सम्राटनी शिया का नियंत्रण है। पूरे राजपरिवार के पास, जिसमें वह खुद भी शामिल है, कोई और रास्ता नहीं बचा है। अगर वे स्वेच्छा से जीवन रक्त सौंप दें तो थोड़ा और जी सकते हैं। इनकार किया तो मौत तय थी। लू चेन ने भी बिना देरी किए लिये वेंदे की जीवन रक्त की बूंद ले ली और बोला, तुम बुद्धिमान हो। आज से तुम द एक्सिया राजवंश के नए सम्राट हो। लिये वेंदे तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और बोला, सम्राट का आभार। लू चेन ने यिन झेंगे की ओर देखा और कहा, बस यहीं तक, बाकी काम तुम संभाल लो। मुझे अमर नाव पर लौटना है। आगे लिये वेंदे को सिंहासन पर बिठाना था और इस संसार में जो भी विरोधी ताकतें बची हो उनका सफाया करना था। एक संसार जीतने का अनुभव उन्हें पहले ही हो चुका था। लू चेन को सब कुछ खुद करने की जरूरत नहीं थी। यिन झेंगे ने सिर झुकाया, जी सम्राट। सम्राट को वेदा। यिन झेंगे की बात पूरी होते ही लू चेन का शरीर वहीं से गायब हो गया। यिन झेंगे की नजर अब लिये वेंदे पर पड़ी। उसने ठंडे लेकिन अधिकारपूर्ण स्वर में कहा, चलो अब चलकर अपने लियेयान राजवंश की पूरी दरबार और अपने भाई बहनों से मिलते हैं। उसी समय लियेयान राजवंश के राजनीतिक सभा भवन के बाहर वाले चौक में भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। पूरी दरबार और बड़ी बड़ी शक्तियों के प्रतिनिधि लगभग सभी पहुंच चुके थे। राजपरिवार के सदस्य भी वहां थे। चौक में हलचल और चर्चाएं हो रही थीं। लोग भविष्य की घटनाओं का अनुमान लगा रहे थे। आहा, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि लियेयान राजवंश का ये हाल होगा। पता नहीं सम्राटनी शिया हमें सबको मार डालेगी या नहीं। शायद नहीं मारेंगी। अगर मारना चाहती तो तियानचेन पर हमला करने वाले वे पुराने बड़े बूढ़े जीवित वापस नहीं आ पाते। सही कहा, हम तो सुरक्षित हैं, पर लिये परिवार पर आफत आने वाली है। भीड़ में कुछ लोगों के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं, तो कुछ दूसरों की बदकिस्मती पर चुपके से मुस्कुरा रहे थे। सब जानते थे कि लियेयान संसार का आसमान बदलने वाला है। कुछ देर बाद यिन झेंगे लिये वेंदे को साथ लेकर चौक में पहुंचा। जैसे ही यिन झेंगे चौक में कदम रखा, उसने अपना भयंकर दबाव छोड़ दिया। पल भर में ही वहां मौजूद सभी लोगों को एक भारी शक्ति दबाती हुई महसूस हुई। कुछ कम हिम्मत वाले और कमजोर खेतीकार घुटनों के बल बैठ गए।
हर किसी की आंखों में आतंक छा गया। क्या यही रिटर्निंग रूइन क्षेत्र वाले की शक्ति है? ऊर्जा तो भयानक थी। फिर यिन झेंगे ने गरज कर कहा, आज से लिए वेंदे लियान राजवंश के नए सम्राट हैं। ये घोषणा सुनते ही सब स्तब्ध रह गए। लिए वेंदे, वह राजकुमार जो महल की दासी से जन्मा था और जिसे सम्राट लिए ने विद्रोह के आरोप में कैद कर रखा था। सम्राट लिए की संतानें बहुत थीं। वहां मौजूद हर कोई सभी राजकुमारों और राजकुमारियों को नहीं जानता था। लिए वेंदे को ज्यादातर लोग इसलिए जानते थे क्योंकि वह कभी प्रतिभाशाली माना जाता था। उसकी खेती की गति बहुत तेज थी। कई लोग सोचते थे कि मां की निम्न स्थिति के बावजूद उसे राजकुमार का पद नहीं मिलेगा, पर भविष्य में कोई राज्य दे दिया जाएगा। पर बाद में उसे राजद्रोह के षड्यंत्र में फंसा पाया गया और सम्राट ने उसे कैद कर लिया। तब से उसकी अवस्था लगातार गिरती गई और उसकी कोई खबर नहीं आई। अब जो अंदर की बात जानते थे वे हैरान थे। इतने सालों तक जीवन रक्त निकाले जाने के बाद भी लिए वेंदे जिंदा है। वे तो सोचते थे कि वह मर चुका होगा। अगर लिए वेंदे कठपुतली सम्राट बन गया तो राज परिवार के सदस्यों के लिए आफत हो जाएगी। उन राजकुमारों और राजकुमारियों ने पहले उसे बहुत ताने मारे थे और सताया था। अब सत्ता में आने पर वह सबसे पहले राजपरिवार को ही निशाना बनाएगा। सम्राटनी शिया को अपनी निष्ठा साबित करने के लिए अपने खून का बदला लिए बिना सच्ची निष्ठा कैसे साबित होगी? अचानक एक राजकुमार खड़ा हो गया और बोला, बड़े, मुझे नहीं पता कि सम्राट का पद सम्राटनी शिया ने खुद तय किया है या आपने। ये सवाल सुन यिन झेंगे ने आंखें सिकुड़ी और मुस्कुराते हुए पूछा, इस जानकारी से तुम्हें क्या मतलब? राजकुमार ने कहा, अगर यह आपका फैसला है तो क्या आप फिर से विचार कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मैं सम्राट बनने के लिए ज्यादा उपयुक्त हूँ। ये सुन यिन झेंगे हंस पड़ा। अगले ही पल उस राजकुमार का शरीर फट गया और खून की धुंध बनकर उड़ गया। ये देख राजपरिवार के सदस्य इतने डर गए कि किसी के मुंह से बोल नहीं निकला। फिर यिन झेंगे ने पूछा, यहाँ और कोई राजकुमार है जो सम्राट बनना चाहता हो? कृपया खड़ा हो जाए। ये सुन राजपरिवार के सदस्य कांप उठे। इस हालत में किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई और महत्वाकांक्षा रखे। बस जिंदा बच जाना ही बड़ी बात थी। कई राजकुमार तुरंत बोले, हम बड़े के फैसले को पूरी तरह मानते हैं। तब सबने एक स्वर में कहा, सम्राट को प्रणाम। सबके सिर झुकते देख यिन झेंगे ने संतोष से सिर हिलाया और बोला, तुम लोग समझदार हो। लिए वेंदे का सिंहासन सम्राटनी शिया ने खुद तय किया है। मुझे यकीन है कि तुम जानते हो कि अब क्या करना है। लिए वेंदे अभी भी कमजोर था। अगर किसी की गुप्त मंशा हो तो वह उसे मारने के लिए हत्यारा भेज सकता था। यिन झेंगे की बात एक चेतावनी थी। लिए वेंदे द एक्सिया राजवंश का प्रवक्ता है। अगर उसे कुछ हुआ तो यहाँ मौजूद हर कोई भुगतेगा। इसके बाद सबने फिर एक स्वर में कहा, बड़े की बात हमेशा याद रखेंगे। अच्छा, तैयारी कर लो, कल राज्याभिषेक समारोह होगा। फीहोंग अमर नाव पर लौटकर लू चेन ने हल्की सी सांस छोड़ी। आखिर 99 से ऊपर स्कोर वाली स्त्री मिली, पर पता चला कि वह महान सम्राट का पुनर्जन्म है। उसने सोचा था कि दुनिया में घास हर जगह हरी होती है। इस तारा क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद 99 स्कोर वाली स्त्रियां और भी मिलेंगी। फिर भी मन में गहरा अफसोस था। इंसान का स्वभाव ही ऐसा है, जो चीज जितनी दूर और दुर्लभ होती है उतनी ही ज्यादा मन को छूती है। थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद लू चेन ने कहा, किसी को बुलाओ। उसने एक साम्राज्य आदेश तैयार किया जिसमें लिए होंग्युन को उसकी महान रखेल नोबल कंसुबाइन का दर्जा दे दिया। हालांकि अभी उसे नहीं पा सका, पर लू चेन ने सोचा कि 99 स्कोर वाली स्त्री कुछ खास जरूर होगी। भविष्य में उनसे फिर मुलाकात होने की संभावना है, इसलिए उसने उसे महान रखेल का खिताब दे दिया। ठीक उसी समय किसी संसार के चरम शिखर पर एक भंवर जैसे छिद्र धीरे धीरे खुला। लिए होंग्युन उसमें से बाहर निकली। अगले ही पल उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं और चेहरा गंभीर हो गया, जैसे उसने कुछ अशुभ देख लिया हो। अपने आप से बोली, यह क्या हो रहा है? अचानक मेरी विवाह रेखा क्यों प्रकट हो गई? लिए होंग्युन महान सम्राट का पुनर्जन्म थी। भले ही अभी उसके पास महान सम्राट की शक्ति न हो, पर उसकी दिव्य आत्मा इतनी प्रबल थी कि वह भाग्य की कुछ सूक्ष्म रेखाओं को देख सकती थी। अभी अभी उसके चारों ओर लाल रेशमी धागों के छल्ले प्रकट हुए थे। लिए होंग्युन ने तुरंत समझ लिया कि ये विवाह रेखाएं हैं। इसका मतलब था कि उसका कोई दाव साथी बन चुका है। ये रेशमी धागा उसके दाव साथी से जुड़ा हुआ था। कब और कैसे उसका दाव साथी बन गया, खुद उसे भी कुछ पता नहीं था। हालांकि वह महान सम्राट की दिव्य आत्मा थी और भाग्य की रेखाएं देख सकती थी, पर अपनी वर्तमान शक्ति से वह इस रेखा को काट नहीं सकती थी। कम से कम महान सम्राट की अवस्था वापस पा लेने के बाद ही यह संभव हो पाएगा। उसका चेहरा पल भर में बर्फ की तरह ठंडा हो गया। हालांकि उसे अभी ठीक से पता नहीं था कि दूसरे सिरे पर कौन है, फिर भी एक धुंधला अंदाजा हो गया था। पहले वह सुम सम्राट से मिली थी। दोनों जन्मों में वह पहला पुरुष था जिसे वह असाधारण रूप से सुंदर पाई थी। पिछली जिंदगी में
उसने किसी पुरुष से इतनी ज्यादा बातें भी नहीं की थी, पर फिर भी उसने सिर्फ उसकी छवि को असाधारण माना था, उसके साथ दाव साथी का संबंध स्थापित नहीं किया था। फिर अचानक उसके और सुम सम्राट के बीच विवाह रेखा कैसे बन गई? जितना उसे पता था, ऐसी विवाह रेखाएं तभी बनती हैं जब दाव साथी का संबंध स्पष्ट रूप से तय हो जाता है। यह कोई भी मनमाने ढंग से थोप नहीं सकता। महान सम्राट भाग्य की कुछ रेखाओं को काट सकता है, पर हवा से नई रेखा थोपना इतना आसान नहीं है। अगर कोई हवा से भाग्य थोप सकता है तो वह इस संसार में अजेय हो जाएगा। बहुत सोचने के बाद भी लिए होंग्युन को कोई हल नहीं सूझा। अंत में उसने सोचा, छोड़ो, जब महान सम्राट की शक्ति वापस आ जाएगी तब इस विवाह रेखा को काट दूंगी। ये रेखा अभी बहुत पतली है, इससे उस पर ज्यादा असर नहीं पड़ सकता। ये सोचकर लिए होंग्युन ने इस विषय को मन से निकाल दिया। कुछ दिन बाद लिएयान संसार में, अब लिएयान संसार पूरी तरह लू चेन के नियंत्रण में आ चुका था। जब उसे लगा कि सब कुछ लगभग संभल गया है तो उसने इस संसार की भाग्य ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। मध्य स्तर के संसार की भाग्य ऊर्जा निचले स्तर के संसार से कहीं ज्यादा समृद्ध थी। लू चेन मन ही मन सोच रहा था, अगर वह उच्च स्तर के संसार में पहुंच गया तो शायद उच्च स्तर के संसार की आधी भाग्य ऊर्जा अवशोषित करने से उसकी पत्नियां संतान जगत पैदा कर सकेंगी। फीहोंग अमर नाव पर लू चेन एक नर्म आसन पर पद्मासन लगाकर बैठा था। लिएयान संसार की भाग्य ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद वह उसे अपनी शक्ति में बदलने लगा। थोड़ी देर बाद जब पूरी भाग्य ऊर्जा उसके अंदर समा गई तो वह गहरे विचारों में डूब गया। अब अपनी पत्नियों में से किसे पहले संतान जगत पैदा करने दे, इसी सोच में लू चेन की नजर दरवाजे के पास खड़ी बाई किनकिंग पर पड़ी। बाई किनकिंग हमेशा उसके साथ रहती थी। आगे चलकर उसे कई खतरों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए उसकी शक्ति बढ़ाना सबसे जरूरी था। तो फिर बाई किनकिंग को ही संतान जगत पैदा करने दो। ये सोचकर लू चेन ने कहा, बाई इधर आना। ये सुन बाई किनकिंग बिना किसी झिझक के नर्म आसन के पास आ गई। सम्राट, क्या आ गया है? वास्तव में बाई किनकिंग पहले ही समझ गई थी कि लू चेन क्या करने वाले हैं। इतने समय से उसके साथ रहकर वह उसे अच्छी तरह जान चुकी थी। ये सोचकर उसके ठंडे और सुंदर गालों पर हल्की सी लाली छा गई। उसने तुरंत जवाब नहीं दिया, बल्कि मुस्कुराते हुए बोली, लिएयान संसार का मौसम थोड़ा गर्म है, आपको अपना कवच उतार लेना चाहिए। इस समय बाई किनकिंग शिंग हुई कवच के ऊपर काले सुनहरे युद्ध कवच पहने हुए थी, जो उसे वीरांगना और भयंकर बना रहा था। लू चेन की बात सुनकर उसकी लाली और गहरी हो गई। लिएयान संसार का तापमान तियानचेन संसार से सचमुच ज्यादा था, पर उनके जैसे खेतीकारों के लिए ये तापमान कुछ भी नहीं था। वे आध्यात्मिक शक्ति से शरीर को ढककर गर्मी से बच सकते थे, इसलिए कितना भी मोटा कवच पहन ले उन्हें गर्मी नहीं लगती। लू चेन की बात साफ, पर बाई किनकिंग ने ज्यादा सोचा नहीं। उसने धीरे धीरे अपना कवच उतारना शुरू कर दिया। कवच के नीचे सफेद अंतर्वस्त्र थे। लू चेन ने हाथ बढ़ाकर उसकी सुंदर और कोमल देह को अपनी गोद में खींच लिया। बाई किनकिंग ने थोड़ा मुड़कर लू चेन के सुंदर चेहरे को देखा। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। हालांकि वे पुराने दंपति थे, फिर भी हर बार घनिष्ठता के समय उसे हल्की सी घबराहट होती थी। ये घबराहट बुरी नहीं थी। ठंडी सुंदरी की यह शर्म लू चेन को और भी उत्तेजित कर देती थी। बाई किनकिंग को अपनी बाहों में खींचकर लू चेन ने और देर नहीं की। उसने हाथ उसके वस्त्रों के अंदर डाल दिया, फिर झुककर उसके लाल अधरों को अपने होठों से सील कर लिया। मम, बाई किनकिंग ने कोई विरोध नहीं किया। वह इस बात की आदी हो चुकी थी। जल्दी ही दोनों गहरे और उत्कट चुंबन में लिप्त हो गए। जब पूर्व प्रस्तावना पूरी हो गई तो लू चेन ने बाई किनकिंग को नर्म आसन पर लिटा दिया और धीरे धीरे उस पर झुक गया। मम, लू चेन ने बाई किनकिंग के सुंदर चेहरे को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बाई, मैं तुम्हारे लिए एक छोटा संसार पैदा करना चाहता हूँ। खेतीकार जब एक निश्चित अवस्था तक पहुँच जाते हैं तो वे अपना छोटा संसार बना सकते हैं। बाई किनकिंग की अवस्था अभी इतनी ऊंची नहीं थी कि वह खुद छोटा संसार बना सके, पर बाई किनकिंग ने छोटे संसारों के बारे में सुना था। वह तुरंत समझ गई कि लू चेन क्या कहना चाहता है। उसके चेहरे पर और गहरी लाली छा गई। वह शर्माते हुए बोली, सम्राट, आपकी रखेल आपको धन्यवाद देती है। लू चेन ने अब और इंतजार नहीं किया और काम में जुट गया। आधा महीना बाद हवांगजी संसार चांगहाई संप्रदाय। एक युवक चांगहाई संप्रदाय के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। उसके चेहरे पर हिचकिचाहट साफ दिख रही थी, पर जब उसे याद आया कि लू चेन ने उससे सब कुछ छीन लिया और उसके एक क्लोन को भी मार डाला जिससे उसकी शक्ति भारी गिरावट आई है, तो उसके मन में आग सी जल उठी। उसे बदला जरूर लेना है। फिर वीर प्रताप ने स्वेच्छा से उन लोगों के समूह के साथ चांगहाई संप्रदाय की ओर कदम बढ़ाया और पहाड़ी चढ़ने लगा। आज चांगहाई संप्रदाय में नए शिष्यों की वार्षिक भर्ती हो रही थी। हवांगजी संसार का प्रमुख संप्रदाय होने के नाते हर साल अनगिनत खेतीकार चांगहाई संप्रदाय में शामिल होना चाहते थे, इसलिए शिष्य चयन में प्रतिस्पर्धा बेहद कड़ी थी। बाहरी संप्रदाय के शिष्य बनने के लिए भी शायद 1000 में से एक को ही मौका मिलता। वीर प्रताप थोड़ा घबराया हुआ था। इतने बड़े संप्रदाय में उसकी क्षमता से शामिल होना आसान नहीं था। भले ही वह मध्य
मध्य स्तर के खेती संसार में सम्राट रहा हो, पर यहाँ उच्च स्तर के खेती संसार में वह एक साधारण खेतीकार भर था। वह जिस हवांगजी संसार में था वह इंपीरियल माउंटेन स्टार क्षेत्र में स्थित था। यह क्षेत्र खेती संसाधनों से भरपूर था और यहाँ अनगिनत उच्च स्तर के खेती संसार थे। हवाशियन क्षेत्र के खेतीकार हर जगह थे। हवाशियन क्षेत्र वाले तो क्या, यहाँ संत क्षेत्र वाले भी बहुत थे। चिंता के बावजूद वीर प्रताप ने कोशिश करने का फैसला किया। बस चांगहाई संप्रदाय में घुस जाए और किसी बड़े से जुड़ जाए, फिर तुरंत उन्हें तियानचेन संसार में महान सम्राट की समाधि की खबर दे देगा। चांगहाई संप्रदाय भले ही महान बल हो, पर महान सम्राट की समाधि उनके लिए भी बहुत आकर्षक थी। उसे यकीन था कि जैसे ही वह महान सम्राट की समाधि की खबर चांगहाई संप्रदाय के किसी व्यक्ति तक पहुंचा देगा, वे उसे अच्छा इनाम जरूर देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और आप इसके नए एपिसोड जल्दी देखना चाहते हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में कुछ भी लिख दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं खत्म करते हैं। बाय बाय, फिर मिलेंगे।